अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नया चांस, एक बहुत ही प्यारे से दिन के साथ सुबह पाकिस्तान में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, रिजवान अली अहमद। और हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एक नए दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। अब दिन को बेहतर कैसे बनाना है, ज़्यादा अच्छा कैसे बनाना है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी आज के दिन में। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करने हैं, बहुत सारे लोग कामयाबी के मुंतज़िर हैं। बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई नाकामी आ गई तो फिर क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, नाकामी भी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बनाती है। और हम बात करेंगे आज के दिन की खुसूसियत के हवाले से भी। आज ख़ास दिन है, हमें यकजहती का इजहार करना है और आज इंसानों से यकजहती का इजहार करना है। वैसे तो हम सेक्स में इजहार करते हैं जी कि मुख्तलिफ शोबे हैं उनके साथ इजहार कर दिया। कभी ख़वातीन का दिन आ गया, कभी बच्चों का दिन आ गया, कभी हम देखते हैं मर्द हजरात का दिन आ गया, या फिर कुदरत का दिन आ गया, किसी दिन कुदरती नज़ारों का दिन आ गया, माहौलियात का दिन आ गया। लेकिन जो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, उससे इजहार यकजहती का दिन। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जब हम इजहार यकजहती करते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुश्किल में किसी का हाथ थामना, मुश्किल में किसी को हौसला देना, किसी का हौसला बढ़ाना कि हम तुम्हारे साथ हैं। मुश्किल वक्त है, परेशानी का वक्त है, लेकिन हम बतौर इंसान आपके साथ हैं। तो इस मुश्किल वक्त को हम मिलकर गुजार लेंगे और इंशाल्लाह अच्छे दिन फिर आएंगे। अच्छा रिजवान, जिस तरह आपने कहा कि मुश्किल वक्त, मुश्किल दिन, अक्सर औकात ये होता है कि वक्त इतना मुश्किल नहीं होता, हालात इतने मुश्किल नहीं होते, हमें सिर्फ किसी दोस्त का साथ चाहिए होता है, कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमारी बात सुने। और हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं है। तो अगर ऐसा इंसान नहीं है तो वो इंसान आपने खुद बनना है। जो चीज़ ज़िंदगी में कम हो, कोशिश करें कि वही चीज़ आपने औरों की ज़िंदगी में लेके आनी है। ऐसा दोस्त बनना है, ऐसा इंसान बनना है जिससे बात करके आप रिलैक्स हो जाओ। रिजवान, ऐसा होता भी है समटाइम्स, हम ऐसे ही किसी दोस्त को कॉल करते हैं, ऐसे ही किसी से कॉल करके इधर उधर की रैंडम बातें करते हैं और हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स होना है, एक दूसरे का ख्याल एक और रखना चीज़ भी होती है ना, हम अपनी परेशानी शेयर करने के लिए किसी से कॉल पे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, मैसेज कर देते हैं कि ये परेशानी छोटी सी। लेकिन दूसरी जानिब से हमारे दोस्त अहबाब जो होते हैं उनकी बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसी परेशानी चल रही होती है, जब वो हमारे साथ उस चीज़ पर बातचीत करते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं, हमारी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है, उसकी परेशानी कंपटीशन चल रहा है परेशानियों का। लेकिन ये खूबसूरती भी है ज़िंदगी की। अप्स एंड डाउन्स जो है ये ज़िंदगी की बहुत एक खूबसूरत मोमेंट होती है जब आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। वो एक, मैं कल एक राइटअप पढ़ी थी और उसमें जो है, हम जब बानो कुदसिया के हवाले से बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जब आप वज़ू के लिए किसी के लिए पानी गर्म करते हैं, ये भी प्यार है, ये भी एसोसिएशन है। किसी के लिए मेहनत करना हमें अपेरेंटली लगता है कि ये टफ़ है, लेकिन ये प्यार का एक इजहार है, जेस्चर है, और जेस्चर ऑफ लव। हम देखते हैं इर्द गिर्द हमारे बहुत से लोग हमसे प्यार कर रहे होते हैं, हम इस प्यार का इजहार केयर के थ्रू, इज्जत के थ्रू कर रहे होते हैं। और हमें इसको एक्नॉलेज करना है, इसको सराहना है, इसको समझना है कि जो हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, हमारा ख्याल कर रहा है, हमें जाते हुए रास्ता दे रहा है। अक्सर औकात हम बड़ी जल्दी में हॉर्न्स दे के जा रहे होते हैं और दूसरी गाड़ी वाला हमें इशारा करते हैं कि जी चले जाए। तो इट्स जेस्चर ऑफ लव। सो एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का और ख्याल अगर कोई गुस्से का इजहार भी करे तो आप भी उसे स्माइल दे सकते हैं ताकि उसका गुस्सा भी रफा दफा हो जाए। हम कुछ बात करेंगे, चूँकि बात करें आज के दिन के हवाले से, तो आज इंसानियत से यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। ख़ास तौर पर इस दिन को डेडिकेट किया जाता है उन अफराद के लिए जो कुदरती आफात से मुतासर होते हैं, जो इंसान के ही तख्लीक करदा ऐसे मसाइल हैं उसकी वजह से, जैसे जंग हो गई, तनाज़ात हो गए, अपना वतन छोड़ना है, अपना घर बार छोड़ना है, अपनों से दूर जाना है। ये तमाम तर मसाइल जो इंसान को जिनका सामना करना पड़ता है इस दुनिया में, अब उन मसाइल से जैसे हम बात कर रहे थे कि हम आसानी से निमट सकते हैं अगर हमारे साथ हमारे अपने मौजूद हों, कोई हौसला देने वाला मौजूद हो। और जब हौसला मिलता है, कोई ताली बजाता है, कोई हमें एक जुमला बोल देता है ऐसा जिससे हमारा खून बढ़ जाता है, तो हमारे लिए उन मुश्किलात को तय करना, उस सफ़र को तय करना आसान हो जाता है। तो सिर्फ कुदरती आफात, तनाज़ात की वजह से लोग मुतासर नहीं होते, लोग रवैयों की वजह से भी मुतासर होते हैं। आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई आपको उसका अच्छे से जवाब नहीं दे रहा, तो उससे भी इंसान मुतासर होता है, उसकी ज़हनी सेहत मुतासर होती है। फिर बहुत सारे लोग बहुत सारे मसाइल बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बता रहे क्योंकि कहीं ना कहीं कोई रुकावट मौजूद है, कहीं ना कहीं कोई झिझक मौजूद है जिसकी वजह से बात नहीं हो रही। अपने बहन भाइयों में बात नहीं हो पाती, अपने रिश्तेदारों में बात नहीं हो पाती, दोस्तों में बाज़ औक़ात ऐसी रुकावटें आती हैं, ऐसे बैरियर्स होते हैं कि बात नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ज़हनी मसाइल होते हैं। तो इंसान का बतौर इंसान दूसरे इंसान के लिए दस्तयाब होना बहुत कीमती है।
जी जनाब, और अगर हम दूसरे इंसान के लिए दस्तयाब होने के हवाले से बात करें तो आज का दिन भी इसीलिए मनाया जाता है, ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, इंसानी यकजहती का आलमी दिन 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, कुछ पे तो हमने रोशनी डाल दी, लेकिन इस पे एक प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है निम्रा सुहेल ने, आइए वो देखते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद कुदरती आफात से मुतासरा अफराद की मदद, इंसानी हकूक की पामालियों को रोकना, दुनिया से गुर्बत और तंगदस्ती के खात्मे के लिए इंसानों की बाहम यकजहती की अहमियत को उजागर करना है। We are brothers and sisters in humanity. So solidarity between humanity, it is actually a word no needed for it because we are need to be brothers and sisters in humanity. We need to support each other to create better future for humanity in this planet. इस साल इंसानी यकजहती के आलमी दिन की अहमियत ये भी है कि ये दिन फलस्तीन इसराइल तनाज़े के दौरान मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में ये अय्यां है कि तमाम इंसानों की तरह फलस्तीनी लोग भी वक़ार और तमाम आज़ादियों के साथ जीने के अपने बुनियादी और नाकाबिल तनसीख हकूक रखते हैं। What happened in Gaza right now, crimes against humanity in Gaza, going to destroy and put in danger stability and peace in the world for all the humanity. So to end this danger, you need to end the Israelis' crimes in Gaza to be damaged before they create more third war, world war, which is going to destroy the humanity. आज के दौर में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में आलमी यकजहती को खास अहमियत हासिल है। आलमगीरियत और बढ़ती हुई अदम मसावात के चैलेंज के तनाजुर में बैनुल-अक़वामी यकजहती को मजबूत करना जरूरी है। जी जनाब, ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के हवाले से आपने निम्रा सुहेल की ये रिपोर्ट देखी। इंसानी यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद, हमने भी इस पर कुछ बात की और जो पैकेज था उसमें भी बताया गया। बेसिकली जब हम सॉलिडेरिटी के हवाले से बात करते हैं, यकजहती के हवाले से बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे का सिर्फ हाथ थाम के खड़े हों कि बस जो मुश्किल आई मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो दूसरा इंसान सोच रहा है आप उसकी सोच को एक्सेप्टेबिलिटी दें। बेशक आपकी सोच उससे अलग है, बेशक आपको लगता है कि उसकी पर्सनालिटी आपसे अलग है, उसके अकायद आपसे अलग है, उसकी नस्ल आपसे अलग है, लेकिन आपने इस चीज़ को रिस्पेक्ट देनी है, इस चीज़ को इज्जत देनी है कि जो वो सोच रहा है अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के तहत उसकी ये सोच बनी है और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा 100 बातों ज़रूरी की है। एक बात है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम हो जाते हैं। इसीलिए कि जब हम किसी से भी अपनी खुशियां बांटेंगे तो वो बढ़ जाएंगी, वो डबल हो जाती हैं। और अगर गम बांटते हैं तो दिल हल्का हो जाता है, हमारा गम भी उसको बर्दाश्त करने का या फिर वो जो मुश्किल फेस लग रहा होता है हमें, उसमें कहीं ना कहीं हद तक कमी आ जाती है। एक उम्मीद हमें मिल जाती है कि हाँ, हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। और इंसान को अकेलापन, जो इंसान बुनियादी तौर पर अकेला है, वो अकेलापन ज़्यादा उसे घायल करता है, ज़्यादा उसे ज़ख्मी करता है, ज़्यादा दुखी करता है। वेल जी, अब सियासी जमातें हैं जो कि गहमा गहमी शुरू कर चुकी हैं और चूँकि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन ने और अब पूरे पाकिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ हो गया है। नामजदगी के कागजात का इजरा कर दिया गया है, कागजात नामजदगी जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब 23 दिसंबर तक जमा करवाने हैं वो कागजात नामजदगी और उसके बाद फिर कागजात नामजदगी पर जो इब्तदाई फहरिस्तें वो जारी होंगी। अब इस्लामाबाद में भी, जो कि फेडरल कैपिटल सिटी है, वफाकी दारुल-हुकूमत है, यहाँ पर भी हलके मौजूद हैं और इन हलकों में आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। कौन कौन से अहम हलके होंगे, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, कैसे कैसे वो अपने बात करेंगी, अपने जितने भी वोटर्स हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी तक कल मुस्लिम लीग नून का 13वां इजलास हुआ सियासी पार्लिमानी बोर्ड का, जिसमें उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, ताकि जो बेहतरीन उम्मीदवार हैं उन्हें टिकट दिया जा सके पार्टी के कारकुन। इसके साथ साथ कल JUI का भी 2 रोज़ा इजलास ख़त्म हुआ, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने सदारत की इस इजलास की और उसमें भी इसी चीज़ पर फोकस किया गया कि आया कौन से उम्मीदवार हैं, कौन से हलकों से होंगे, किस सियासी जमात के साथ कहाँ पर सीट एडजस्टमेंट होगी। इसके साथ साथ कल मुस्लिम लीग काफ का भी इजलास हुआ, जिसकी सदारत की चौधरी शुजात हुसैन ने, और उसमें भी उम्मीदवारों को हल्कावार किस तरह से उम्मीदवार होंगे, कौन कौन से मौजू उम्मीदवार हैं, वोट बैंक क्या है, हमने मंशूर के साथ कैसे चलना है और कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जिनके साथ हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ
क्या करती रही माजी में, सियासी हिकमत अमली क्या थी, अब इस मरतबा क्या सियासी हिकमत अमली होगी, अपने वोटर्स के साथ साथ अपने कारकुनान को किस तरह से मोबिलाइज करना है, इस पर भी कल भरपूर इजलास हुआ और इस पर जायज़ा लिया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान ने शिरकत की, पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की और मुशावरत की चौधरी शुजात हुसैन ने। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हम देख रहे हैं जो एक्टिविटीज़ हैं वो नज़र आ रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान का दौरा किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब किया और उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी हमेशा से ही आम लोगों की बात करती रही, इस कायदे अवाम ने हुकूक दिए, आइनी हुकूक दिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को आइन दिया और उम्मीद करते हैं कि अगर मुंतखब करेंगे लोग हमें तो हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, तो जिसकी सदारत की कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और मंशूर को हतमी शक्ल दी जा रही है। इसके अलावा उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त तैयार की जा रही है जिनको टिकट दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रिजवान, जिस तरह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करते, 27 दिसंबर को उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का जो प्रॉपर स्टार्ट करेंगे उसका भी ऐलान किया। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात की जाए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी बात की जाए। एक चीज़ मंशूर के हवाले से भी हम हमेशा हमारे प्रोग्राम में बात होती है, मंशूर पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ अवाम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने वोट लाजमी कास्ट करना है। 8 फरवरी को इंतखाबी मुहिम जो है अभी तो जारी है और आप लोगों को जो जिस तरह हमने बात की कि मोबिलाइज भी किया जा रहा है अपने अपने जो पार्टी कारकुनान है उनको और सपोर्टर्स को, लेकिन वोट कास्ट करना जितना हर कुछ एक हो की रहा जिम्मेदारी है, है। जितना कुछ होगा, बैलेट पेपर्स छपेंगे, प्रिजाइडिंग अफसरान आएंगे, रिटर्निंग अफसरान होंगे, DROs होंगे, फिर जो इलेक्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट होना है, इसके साथ साथ जो पूरा निज़ाम है वो सिर्फ इसलिए होता है कि वोटर्स सहूलत के साथ जाके अपना वोट कास्ट कर सके। अब इस्लामाबाद में क्या माहौल है, इस्लामाबाद की सियासी सरगर्मियाँ क्या हैं, इस पर हसन फारूक ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, आइए देखते हैं। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ तो मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई। उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी दफातर बनाने के साथ साथ वोटर्स को कायल करने के हवाले से मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस्लामाबाद के हल्का NA 47 और NA 48 में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। साबिक अरकान असम्बली अपनी कारकर्दगी को उजागर करने में मसरूफ हैं, तो नए उम्मीदवार भी मुतहर्रिक नजर आते हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि वो मुंतखब होने पर अवाम की महरूमियां दूर कर देंगे। आज उस सियासत का फुकदान है और यही गुफ्तगू नजरियात पर मबनी, सोच पर मबनी, उसूलों पर मबनी ये लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके ऊपर अगर आप तवज्जो देंगे तो मैं आपका ममनून रहूंगा। सियासतदानों के मुतहरिक होने पर वोटर्स ने भी कमर कस ली है। मुख्तलिफ इलाकों में आवाम अपने मुतालबात लिए उम्मीदवारों की आमद के मुंतजिर है, क्योंकि आवाम चाहते हैं वोट उसी को दें जो उनके मसाइल हल करवाने की अहलियत रखते हों। जी जनाब, आपने देखा कि क्या सियासी गहमा गहमी चल रही है, इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है, किस तरह मुतहर्रिक हो रहे हैं सारे कारकुनान। लेकिन रिजवान, कल भी हमने एक बड़ी ज़बरदस्त सी खबर प्रोग्राम में शेयर की थी, और जैसे हम बात करते हैं PTV रिवायतों का अमीन, इसी तरह हम बात करते हैं PTV के हवाले से तो पाकिस्तान की सकाफत के रंग, पाकिस्तान की हर कम्युनिटी का रंग आपको पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पर नज़र आता है। और कल भी कुछ बहुत ज़बरदस्ती हमने ऐसी खबर आपके साथ शेयर की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बलोचिस्तान के सकाफती तनव्वुर को फ़रोग देने के लिए PTV की हज़ारगी ट्रांसमिशन का बाकायदा ऐलान कर दिया है। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि बलोचिस्तान की ज़ुबानों, फ़नकारों, दस्तकारों की तरवीज और फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जाएंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न का ये खासा है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ना सिर्फ रिवायतों का अमीन है बल्कि हमारी सकाफती सरहदों का मुहाफ़िज़ भी है। पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा उन ज़बानों को तरवीज दी, उन तमाम इलाकाई ज़बानों के, चाहे वो फ़नकार हों, गुलकार हों, वो अदाकार हों, वो अदीब हों, वो शायर हों, हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद की नुमाइंदगी की पाकिस्तान टेलीविज़न ने। और अब पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा मरकज़ से, जहां हम देखते हैं बलोची ज़बान में, बरोही ज़बान में प्रोग्राम जारी थे, वहां अब हज़ारगी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। एक बड़ी कम्यूनिटी जो पाकिस्तान में बसती है, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, और पाकिस्तान के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो उनकी लाजवाल मोहब्बत है, उसका इजहार बारहा उन्होंने किया।
हम इस हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह भी कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ भी एक तकरीब के हवाले से हमने बाकायदा आपको एक पूरी तकरीब जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न से नशर की गई। निगरान वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ इफ्तिताह किया इस ट्रांसमिशन का, हज़ारगी ज़बान के प्रोग्राम्स का, बल्कि निगरान वज़ीर आज़म ने जो वाबस्तगी है हज़ारगी ज़बान से, हज़ारा कम्युनिटी से, उसका भी इज़हार किया। बतौर सियासतदान जो उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो उन्होंने वो भी इस तकरीब में अपने जो सामीन हैं, नाज़रीन हैं, उनके साथ शेयर किया। पूरे पाकिस्तान ने सुना कि उनकी कितनी वाबस्तगी है, कितनी मोहब्बत है। और पाकिस्तान की खूबसूरती भी यही है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार, अगर हमें मोहब्बत है तो हम इजहार भी कर देते हैं। बिल्कुल, और मोहब्बत का इजहार इंक्लूजन होता है जब आप किसी को इंक्लूड करते हैं। और इसी तरह हुआ हज़ारगी ट्रांसमिशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। हम आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात भी करेंगे। गेस्ट भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसकी अहमियत क्या होगी, ये तो कल आपने जब इफ्तिताह हो रहा था वो ट्रांसमिशन आपने देखी भी, निगरान वज़ीर आज़म ने इस पर भी बात की। आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे, लेकिन रिजवान हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना है और उसके बाद वापस आते हैं और इस हवाले से बात करते हैं। जी जी, तो अब हम कुछ बात करेंगे मईशत के हवाले से। अच्छी अच्छी खबरें आई और अब चूंकि सर्दियों की छुट्टियां भी आ गई हैं और पूरी दुनिया में क्रिसमस की वजह से छुट्टियां हो रही हैं, जबकि हमारे यहाँ सर्दियों में सर्दी की शिद्दत की वजह से भी छुट्टियां होती हैं। तो मईशत के हवाले से बात करेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आई हैं इस हफ्ते भी और गुज़िश्ता हफ्ते भी। पाकिस्तान के जो हिसाबात जारिया हैं, जिन्हें हम करंट अकाउंट कहते हैं, उनमें सरप्लस आया है, जो खसारा है वो कम हुआ है। इसी पर बात करेंगे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से। जी जनाब, हमारे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मारूक एंड रिजवान। मिर्ज़ा साहब, करंट अकाउंट सरप्लस मुल्क की मईशत के लिए कितनी बड़ी खबर है और इससे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान की मईशत को? मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जो मिर्ज़ा साहब, जो मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, ख़ासतौर पर हम देखते हैं जो हिसाबात जारिया हैं, हमारे करंट अकाउंट 90 लाख डॉलर सरप्लस हो गया है। अब और भी अदाद शुमार हैं। स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा एक बूम रहा और प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कुछ मनफी रुझान भी देखने में आया गुज़िश्ता एक दो रोज़ में। ये अदाद शुमार, ये इशारिये हमारी मईशत के लिए कितने अहम हैं? देखिए, बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि करंट अकाउंट खसारा जब बढ़ता है तो वो खसारे को पूरा करने के लिए बैरूनी ज़खायर जो हमारे हैं वहां से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमें देना पड़ता है और ज़खायर हमारे कम होते चले जाते हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा ये पहली बार 6 महीने में ऐसा हुआ है कि करंट अकाउंट खसारा सरप्लस आया है, यानी हमको खसारे की मद में अपने ज़खायर से कुछ नहीं देना, बल्कि हमारे पास मुस्बत प्लस जो है वो फॉरेन एक्सचेंज हुआ है इन 6 महीनों में। उसके साथ साथ अच्छी खबर यह है कि एक्सपोर्ट भी तकरीबन 5% बढ़ी है और ये भी काफी अरसे के बाद हुआ है कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना शुरू हुआ है। और साथ साथ इंपोर्ट जो है वो कम हुई है। तो ये दोनों चीजें भी इसलिए फायदा पहुंचाएंगी कि तिजारती खसारा जो है वो हमारा कम हो जाएगा। तिजारती खसारा ये होता है कि अगर इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो फिर आपको जेब से ज़र मुबादला के ज़खायर से देना पड़ते हैं। तो इसमें
वो भी बेहतरी आई है। उसके अलावा हमें आईएमएफ के साथ इंशाल्लाह जब 800-700 मिलियन डॉलर की किस्त हमें मिलने जा रही है, बोर्ड की मीटिंग है, उससे हमारे ज़खायर बढ़ेंगे। कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए हैं जिसमें टेलीनॉर ने इन्वेस्टमेंट किया, पीटीसीएल ने टेलीनॉर में, और उसके बाद जो है अरामको ने भी शेयर्स ओजीडीसी वगैरह में खरीदे हैं। तो ये सब मुस्बत बातें हैं। हमारी कॉटन क्रॉप जो है माशाल्लाह पहली बार 8 मिलियन बेल अभी तक पहुंच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता साल 5 मिलियन बेल थी। तो 3 मिलियन बेल जो है वो ऑलरेडी इस वक्त तक इजाफा हो चुका है, जिससे हमें अब बाहर से कॉटन इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जहां तक सवाल है अपना स्टॉक एक्सचेंज का, वो एक चीज ये थी, वो जरा मैं समझा दूं कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज बैरूनी सरमायाकारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बाद बढ़ के 66,000 इंडेक्स तक पहुंच गया था, जो रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख में। जब भी ये स्टॉक एक्सचेंज इतना ज्यादा बढ़ता है तो फिर उसमें करेक्शन आता है और उसको कहते हैं प्रॉफिट टेकिंग। तो अब ये प्रॉफिट टेकिंग है। कल 2,700 पॉइंट क्रैश हुए हैं। ये प्रॉफिट टेकिंग यानी वो लोग जिन्होंने कमाया होता है स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने से, वो अपनी सरमायाकारी फिर बेचते हैं और मुनाफा ले लेते हैं। फिर दोबारा वो इंतजार करते हैं उस वक्त का कि मार्केट अच्छी लेवल पर आए तो फिर एंटर होते हैं। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। फिर हमारा जो है स्टॉक एक्सचेंज 66,000 से 62,800 पे आ गया है। अच्छा, इसमें एक और खुशाइन बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो यूएस विजिट है वो बड़ी मुस्बत रही है, हमारे ताल्लुकात में बड़ी सिमट हुई है। और यूएस का अच्छे ताल्लुकात रखना इस लिहाज से भी जरूरी है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये वो इदारे हैं जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर यूएसए की होती है और यूएसए के आंखें देख के आईएमएफ चलता है। और हमारी आईएमएफ की अभी 2 किस्तें बाकी हैं। आईएमएफ प्रोग्राम हमारा जो है वो चल रहा है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, जो $3 बिलियन का था। तो ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात पहले से जो है बेहतर हुए हैं। उससे पहले वजीर आजम साहब ने यूएई और कुवैत की विजिट की थी, आपको याद होगा, और दोनों में कोई 20 और 25 बिलियन डॉलर के एमओयूज और एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिसमें ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी खलीज ममालिक ने करने को कहा था। फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई थी कि पाकिस्तान ज़राई अजनास उनको उगाने देगा, और जिसके लिए पाकिस्तान ने ऑलरेडी कितने मिलियन एकड़ जमीन जो है, जो नाकाबिल काश थी, उसको काश के काबिल बना के अब वो इन खलीज ममालिक को इस पर ज़राई अजनास उगाने के लिए लीज के ऊपर देने के तैयार हो गए हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कई सालों से पेंडिंग था, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है, जिससे सिविल और मिलिट्री क़यादत मिलके चला रही है, जिसमें जनरल आसिफ मुनीर का एक बहुत बड़ा किरदार है, वो इसको देख रही है। और इसकी एक ही सिर्फ मिसाल दूंगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ये अंडर वन रूफ इन्वेस्टमेंट लाने का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, आईनी तौर पे पावरफुल इदारा है। और आपको इसकी एक मिसाल जो मैं देना चाह रहा था वो ये है कि सऊदी अरब से हमारी इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 19 साल से पेंडिंग थी, 19 साल से, और वो अभी चंद हफ्ते पहले वो सऊदी अरब ने की है, जिसमें पाकिस्तान ने उनकी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए शिकायत डाली है, क्लॉजेस डाली हैं, और साथ ही साथ उसके बाद सऊदी अरब अब वो एग्रीमेंट करने का जो एफटीए है गल्फ ममालिक से, अब वो करने की पोजीशन में है। तो ये एफटीए मिर्जा साहब, जिस तरह आपने आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से बात की, 6 माह में हमने देखा कि पहली बार करंट सरप्लस हुआ है, इसके साथ साथ
तजारती खसारे में कमी वाज़ेह हुई है। कुछ चीज़ों के हवाले से तो आपने बात की है कि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट भी है और भी जो इंटरनल पॉलिसी मेकर्स हैं अंडर वन रूफ इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने क्या ऐसे इकदाम किए कि हमने ये गोल अचीव किया? देखिए, आपका सवाल का बड़ा सीधा जवाब है और वो हम खुशनसीब हैं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIF ने 4 एरियाज जो है आइडेंटिफाई करे हैं। 4 एरियाज में उन्होंने पहला एरिया ज़राअत का करा है, दूसरा IT का करा है, तीसरा मादनियात और मिनरल्स का किया है और चौथा टेलीकम्युनिकेशन और डिफेंस प्रोडक्शन का है। ये 4 एरिया मारूफ वो हैं जिसमें शॉर्ट टाइम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है, IT की एक्सपोर्ट शॉर्ट टाइम में बढ़ सकती है। लिहाजा इन 4 एरियाज पे काम शुरू करा है जो हमारी तरजीहात हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स जिसको कहते हैं, और ये बेहतरीन रोड मैप है। मैं समझता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट होगी आने वाली हुकूमत से भी कि वो इन्हीं 4 सेक्टर्स को, जो तरजीही सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर पॉलिसियां बन रही हैं और उसमें सरमायाकारी लाने के लिए काम शुरू हुआ है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपकी गुफ्तगू और जो आपकी तजावीज़ होती हैं बहुत कीमती होती हैं और आपने देखा है कि वक्त के साथ जिन पर अमल दरामद होता है वो करामत भी साबित होती है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत भी हैं और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर आप गहरी नज़र भी रखते हैं, गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सुबह पाकिस्तान में। और यही वो है जिसकी वजह से हम देखते हैं पाकिस्तान में न सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है बल्कि पाकिस्तान में मईशत की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो रही है। चाहे स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा पहला एक इंडिकेटर होता है जहां तमाम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के जो सरमायाकार हैं उन्हें पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से इब्तदाई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इसके साथ साथ फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान किस तरफ है, कौन से इंडस्ट्री में, कौन से सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज मनफी में आया या फिर उसका रुझान कम हुआ, का ट्रेडिंग थोड़ी सी कल 2700 पॉइंट्स कम हुई। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम जिक्र करते हैं कि छुट्टियां हो रही हैं पूरी दुनिया में। अब इंडस्ट्री जो है वो अगर ब्रेक की तरफ जाएगी, ट्रैवलिंग बढ़ेगी, दूसरी एक इंडस्ट्री से फ़रोग मिलेगा, तो फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर पॉइंट्स की कमी होगी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से। अब कुछ बात करते हैं हम पाकिस्तान के कल्चर की। बिल्कुल जनाब, जिस तरह आज हमारे प्रोग्राम का स्टार्ट ही गुड न्यूज़ से हुआ है और आज हम बड़ी अच्छी अच्छी खबरें ही स्टार्ट में दे रहे हैं तो उसका असर हम पे भी बहुत ज़्यादा होता है और हम भी जो है बड़े खुश होते हैं, हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सकाफत की, पाकिस्तान की एथनिसिटी की, पाकिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के लोग, मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ नस्लों के लोग एक परचम के साए तले एक हैं। और जब हम एक होने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंक्लूजन की। जिस तरह हमने पहले भी बात की, आपको वो सारी सकाफतें, वो सारे रंग, वो सारी नस्लें, वो सारी डिफरेंट जो हम एथनिसिटीज़ के हवाले से बात करते हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न पर नज़र आती हैं। हज़ारगी ट्रांसमिशन का फाइनली कल इफ्तिताह किया गया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने खिताब करते हुए बलूचिस्तान की ज़ुबानों, फ़नकारों, दस्तकारों के हवाले से बात की, कल्चर के हवाले से बात की, कल्चर के फ़रोग के हवाले से बात की। और इस तरह की ट्रांसमिशंस पाकिस्तान के डिफरेंट जो रंग हैं उनके फ़रोग करने का एक ज़रिया ही है। अच्छा मानूर, बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो एक तो पूरा पाकिस्तान सुई गैस इस्तेमाल करता है और सुई से निकलने वाली कुदरती गैस, अब कहीं पर भी सुई सदरन गैस आ रही हो, सुई नॉर्दर्न गैस आ रही हो, लेकिन सब उसे सुई गैस ही कहते हैं और वो सिलेंडर वाली भी हो तो उसे भी सुई गैस ही कहते हैं। इतना मशहूर हुआ सुई। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो कुदरती ज़खायर मौजूद है उसकी वजह से बलूचिस्तान को जाना जाता है, लेकिन एक ऐसा पहलू जिस पर कल निगरान वज़ीर आज़म ने भी रोशनी डाली और वो है बलूचिस्तान की हज़ारों बरस की तारीख़, हज़ारों बरस का कल्चर, हज़ारों बरस पुरानी ज़बानें जो वहाँ पर बोली जाती हैं और वहाँ बसने वाले लोग। बिल्कुल जनाब, और वहाँ पर बसने वाले लोगों के हवाले से भी हम बात करते हैं। ट्रांसमिशन कितनी अहमियत है, इससे हम क्या क्या चीज़ें देख सकेंगे, क्या क्या चीज़ें कल्चर की हमें शुरू में ही नज़र आएंगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत एफर्ट होती है, बहुत काम होता है, पूरी टीम की मेहनत होती है। जैसे आज हम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर सिर्फ 2 एंकर्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन पीछे सैकड़ों तादाद में लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी एफर्ट्स होती हैं। ऐसे कुछ लोग आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हज़ारगी ट्रांसमिशन के इफ्तिताह के हवाले से बात करने के लिए। हमारे साथ आज प्रोग्राम में चीफ कैमरामैन सैयद अहमद अली मौजूद हैं और उसके साथ साथ समाजी कारकुन फातिमा आतिफ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हमारे चीफ कैमरामैन हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि हज़ारगी ज़बान में
ट्रांसमिशन का आगाज़ हो गया है, कितना ज़रूरी है? बोली तो जाती है, हमारी जो जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इलाकाई ज़बानें हैं, वो बोली जाती हैं, उसमें कल्चर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से उसको ओन करना, फिर नुमाइंदगी करना और इस चीज़ का इजहार करना कितनी बड़ी कामयाबी होगी और इस ज़बान के फ़रोग के लिए कितना अहम है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मदऊ किया यहाँ पे। नो डाउट ये हज़ारा ट्राइब के लिए, हज़ारा कौम के लिए एक ट्रिब्यूट है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके लिए बड़ी काविशें थी पिछले अरसे में भी, लेकिन अमली जामा पहनाया। अभी कल आप लोगों ने सबने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवार उल काकड़ साहब ने, तो हम PTV के इंतज़ामिया की, हम वफाकी हुकूमत के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारा ये देरीना मुतालबा मंजूर करा है। इसमें हमारे लिए अपनी सकाफ़त को, अपनी ज़बान को उजागर करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जो न कि सिर्फ कोयटा में, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो हम उसको बतरीक़ एहसन इस काम को इंशाल्लाह जो हमारे ज़िम्मे उस कल्चर को, इस मुल्क के कल्चर को, इसमें जो एक प्यार, मोहब्बत, अमन और आश्ती, इसको फ़रोग़ देने के लिए हमारे हिस्से की जो कंट्रीब्यूशन है वो इंशाल्लाह ज़रूर अदा करेंगे इसमें। सही सही। फातिमा, आप समाजी कारकुन हैं, मुख्तलिफ सकाफ़त के रंग, बलूचिस्तान की सकाफ़त के रंग, हज़ारा कम्युनिटी की सकाफ़त के रंग अब टेलीविज़न स्क्रीन पर जब नज़र आएंगे, आप इसको कितना अहम समझती हैं पूरे पाकिस्तान के लिए या पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया PTV का, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम तरतीब दिया। और जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत का और बलूचिस्तान की हुकूमत, PTV की मैनेजमेंट, सब के हम बहुत मशकूर है। वो जो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत, तो ये आज दुरुस्त काम हुआ है, कल जो इफ्तिताह हुआ है। अगरचे ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब आप बलूचिस्तान का नाम ले, बलूचिस्तान का जो एक गलत तासुर लोगों के सामने पेश किया जाता है, उस चीज़ को हमने गलत साबित करना है। बलूचिस्तान का नाम लेते हैं तो उसमें बलोच कम्युनिटी, पश्तून कम्युनिटी, हज़ारा कम्युनिटी और उसके बाद जितने हमारे सेटलर्स भाई बहन हैं कम्युनिटीज़, उन सब का जो इंक्लूजन है वो बहुत ज़रूरी है। इसके मुख्तलिफ़ लेयर्स में मुख्तलिफ़ इसके फ़ायदे हैं, जिसमें हज़ारा कौम के लिए इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा एक संग मील की ये हैसियत रखता है कि जिसमें हज़ारा की शनाख्त के हवाले से इसमें जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, एक TV प्रोग्राम का ये मतलब है कि वो TV प्रोग्राम हो गया, लेकिन उसके बहुत देरपा असरात कम्युनिटी के शनाख्त के हवाले से मुरतब होंगे, जिसमें हज़ारा कौम के आपको मुख्तलिफ़ जो कल्चर के रंग है और कल्चर के जो यूनिक वो है पहलू है, वो आप लोगों को उसमें नज़र आएंगे। आपको ज़बान की समझ आनी शुरू होगी। और जब एक सूबे में मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ रहते हैं, वो मुख्तलिफ़ लेयर्स में, जिस तरह मैंने कहा, बलूचिस्तान की सतह पर सबसे पहले कम्युनिटी की सतह पर, उसके बाद बलूचिस्तान की सतह पर, फिर पाकिस्तान और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो एक बकाए बाहमी की, जिसको मैं कहती सकाफ़ती बकाए बाहमी की एक बहुत ही खूबसूरत रंग हमें देखने को मिलेंगे। उससे कम्युनिटीज़ नज़दीक आती है, उससे दुश्मनियाँ या जो इस तरह के मिथ्स होते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, वो ख़त्म हो जाएंगे। एक मोहब्बत की फ़िज़ा, एक भाईचारे की फ़िज़ा कायम होगी। जिस तरह अहमद लाला ने अभी कहा कि इसके पीछे बहुत सारी एफ़र्ट्स थी। कादिर नाइल साहब जो HDP के नुमाइंदे हैं, उन्होंने वो कल बता रहे थे कि 2016 से वो इस काम के पीछे थे और वो उन्होंने मुख्तलिफ़ वज़राए इत्तलाआत और इवन प्राइम मिनिस्टर से, अभी हमारे जो मुर्तज़ा सोलंगी साहब है प्रोविंशियल लेवल पे, जिनके हाथों से एक कार खैर अंजाम पाया, तो जी, तो ये सारे काम एक मुसलसल एफ़र्ट्स के नतीजे में नज़र आया। इसी तरह हम बलूचिस्तान की सतह पर और नेशनल लेवल पर भी हमने मुख्तलिफ़ आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोशिशों से मुख्तलिफ़ संग मील तय किए हैं। जिस तरह लोक विरसा हेरिटेज म्यूज़ियम में हमारा हज़ारगी का एक 2017 में एक डायरामा का हमने यहाँ पे इफ्तिताह किया और यहाँ पे हम बना सके। उसके बाद 2019 में हज़ारा कल्चर डे, मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं उसकी
मैं फाउंडर हूँ। तो हज़ारा कल्चर डे 2019 में हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया, जो हमने एक छोटे लेवल पे शुरू किया, अब वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रेशन बन गया है। सो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा और अहम कदम है हमारे अपनी कम्युनिटी के लिए भी, हज़ारा कौम के लिए भी और तमाम पाकिस्तान के लिए, और मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। अहमद साहब, बड़ी खूबसूरत बात की है फातिमा साहिबा ने कि जब हम समझते हैं कल्चर को तो दुश्मनियाँ ख़त्म होती हैं, करीब आने का मौका मिलता है, जो फासले हैं वो मिटते हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न यही कर रहा है। पीटीवी बुलान पर फ़ारसी में, बरोही में, बलोची में प्रोग्राम्स हो रहे थे। हज़ारगी ज़बान, इसकी शायरी, तालीम, तरबियत, कितना इम्पोर्टेंट किरदार अदा करने जा रहा है ये हज़ारगी ट्रांसमिशन का प्रोग्राम? ये इंशाल्लाह जो महरूमिया है, असल में ये प्रोग्राम शुरू जो हुआ है, इससे कम से कम जो महरूमिया है सकाफ़त को उजागर करने के लिए, अपने तहज़ीब व तमद्दुन को दिखाने के लिए, तो ये बेहतरीन मौका है। और इसमें जो जिस तरह बताया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि जी हमारी जो एक अरसा दराज से टारगेट किलिंग हो रही थी, तो सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हुआ। हज़ारा कम्युनिटी, हज़ारा कौम बड़े तहम्मुल से सहते रहे। तो उनका उन्होंने पीएम साहब ने भी ट्रिब्यूट दिया कि जी वाकई ये पुरअमन लोग हैं। तो अमन के हवाले से जब आपके जो आपस में जो कल्चरल ताल्लुकात बन जाते हैं मुख्तलिफ़ अक़वाम के साथ, तो लामहल्ला इसमें बेहतरी आती है। इसमें बुर्दबाश और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का एक वो मादा फिर पाया जाता है, वो फिर सामने आ जाते हैं। तो इससे जो हमारी तारीख़ में ये जो तारीख़ रकम हो रही है, जो कल के सिलसिले में ये तारीख़ रकम हो रही है, तो जो लोग कुछ एहसासात महरूमी का शिकार थे, तो कम से कम वो ज़ायल हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, वो आके एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। वो चाहे वो तालीम के शोबे में हो, चाहे वो तारीख़ जो हमारी बड़ी पुरानी बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है उसको उजागर करने के लिए। तो ये सारे सिलसिले इसमें जो एफ़र्ट्स होंगे, जो लोग कारफरमाते, जिस तरह मैडम ने बताया कि हमारा एक पार्टी है, हज़ारगी पार्टी है, वहाँ पे उसके जो मेंबर थे साबिका, उन्होंने बड़ी तकदो की, कादिर नाइल और उसके रफ़क़ा ने, और भी बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग इन चीज़ों में, ये सिर्फ इस वजह से था कि लोगों के साथ हमारे कंडक्ट वो नज़र आए, लोगों के साथ हमारे रवाबित वो बेहतर अंदाज में हम उसको शो कर सकेंगे, जो कई और हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वो वहाँ हम बोलान टीवी में बैठ के अपने जो वादे हज़ारगी, जो आज़रगी जो नाम दिए है, इसको मुख्तलिफ कॉन्सेंट है, कोई आज़रगी कहते हैं, कोई हज़ारगी कहते हैं, तो हम उर्फ़ आम में इसको हज़ारगी कहते हैं। तो ये उसको एक्सप्रेस करने का बहुत बेहतरीन मौका है। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, इसमें हमारे वज़ीर इत्तलाआत ने, इसमें हमारे एमडी ने, सेक्रेटरी ने, जितने भी हमारे टीवी के, कोयटा टीवी के बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये ख़ुद एक तासुर देता है कि जी कितने लोग इस मतलब चाहते थे कि ये हज़ारगी प्रोग्राम शुरू हो। और क्योंकि ये हम तो ये समझते हैं ये उनके एक मोहब्बतों का एक तोहफ़ा है हमारे लिए, तमाम अक़वाम के, चाहे वो कोयटा में बसते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बसते हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। सही, जिस तरह आपने कहा कि ये मोहब्बतों का तोहफ़ा है और रवाबित जो आपस में थे वो अब शो किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, और इससे कल्चर को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। फातिमा, आपने पहले भी कहा कि आपने 2017 में नेशनल हेरिटेज वहाँ पे म्यूज़ियम में भी, वहाँ पे भी आप लोगों ने काम स्टार्ट किया अपने कल्चर के हवाले से। जब हम कल्चर के हवाले से बात करते हैं तो कल्चर के साथ बहुत से लोगों के रोज़ी रोटी भी जुड़ी है और ज़रिया माश भी है। बिल्कुल। सकाफ़त के हवाले से बात करें तो दस्तकारा, या जो घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ बाज़ारों तक एक्सेस नहीं होता, फिर एक कल्चरल बैरियर भी होता है, बाहर निकल के आप जो खुद काम कर रही हैं वो बेच नहीं सकते, गुलकार है, फ़नकार है, उनको क्या फ़ायदा होगा इस ट्रांसमिशन से? जी, जिस तरह आपने कहा कि लोक विरसा हेरिटेज म्यूज़ियम में 2017 में हमने हज़ारगी डायरामा का वहाँ पे काम किया, तकरीबन 1.5-2 साल उस पे काम हुआ, उसका इफ्तिताह हुआ 2017 में। वहाँ आपको नज़र आएगा एक पूरे घर का नक्शा जो एक कॉर्नर में हमने वहाँ पे सजाया हुआ है, और उसमें हज़ारा
कल्चर के हवाले से जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बुदबाश है, जो कपड़े हैं, इवन कुजीन, और जो एक कल्चरल नॉर्म्स या सेटअप है, वो सारा कुछ उसमें नज़र आता है। अब उसमें जो आपने हैंडीक्राफ्ट्स या आर्टिजन्स की बात की है, दैट डेफिनेटली नीड्स टू बी पेड अटेंशन, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि जब तक इस पे बहुत बड़े पैमाने पे काम ना हो तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रा गुंजाइश मज़ीद बाकी रहती है। हमारे आर्टिजन्स दे डू ब्यूटीफुल वर्क और बहुत ही ज़्यादा मेहनत, जिस तरह मैंने भी ये कपड़े पहने हुए, इट्स ऑल नीडल वर्क, वो हाथ से बैठ के ये सारा काम करते हैं। और इसकी शनाख्त या इसको बड़े पैमाने पर कमर्शलाइज करना, इनको सही मार्केट प्रोवाइड करना, ये उसी वक्त हो सकता है, मेरा ख्याल है अभी हम उसके इनिशियल स्टेज पे हैं। एक तो इसकी पहचान हो, लोगों को इसके साथ तारुफ हो, लोग इनको पसंद करना शुरू करें, फिर वक्त के साथ साथ जब लोगों में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी तो हम इसमें अपने नए डिज़ाइन लेकर आए, इनके मज़ीद प्रिंट्स अच्छे अच्छे लेकर आए। तो इस तरह हम अपने कल्चर्स के ज़रिए, अपने आर्टिजन्स के ज़रिए, हम पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंटरनेशनली हम घर घर में जा सकते हैं अपने इस कल्चर के ज़रिए। और कल्चर मैं कहूँगी एक ऐसा पावरफुल टूल है कि जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करती है। आप किसी भी कल्चरल इवेंट में बग़ैर कुछ सोचे समझे आप वहाँ जा सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है अगर हज़ारा कल्चर की सेलिब्रेशन होती है तो हमारे बीच की जो दूरियां है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। सेलिब्रेशन की आपने बात की तो अपने ऑफर भी बात की थी कि आज हमने भी ब्लू पहना है, आपने भी ब्लू पहना है। कल जब ये तकरीब हो रही थी उसमें वज़ीर आज़म भी शरीक थे, बच्चों ने परफॉर्म किया। जी जी, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। बच्चों ने पहले खुश आमदीद कहा, गुलदस्ता पेश किया वज़ीर आज़म को, फिर ये कलर्स जो हैं ब्लू कलर, ये कोई ख़ास अहमियत रखता है हज़ारा कल्चर में? जी बिल्कुल। हमारे कुछ एक तो ये एम्ब्रॉयडरी के कुछ टाइप्स है, जैसे एक है खमकी, जिस तरह मुख्तलिफ वाइब्रेंट कलर्स पे वाइट कलर का काम होता है, उसे खमकी कहते हैं। उसके बाद एक होता है बहुत हमारा फेमस, वो है कलरफुल मल्टी कलर, जो एक एम्ब्रॉयडरी होती है, हाथों से होता है, उसको कहते हैं कप्तुमार। और इसी तरह हमारे कुछ प्रिंट्स होते हैं जिसमें गुलनिगार, गुलसेव, नोगुला और उसके मुख्तलिफ प्रिंट्स हैं, वो मुख्तलिफ कल्चर्स में आजकल इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ वेल नोन ब्रांड्स ने भी उनको अपने उसमें अडॉप्ट किया है। बिल्कुल यही मसला है कि हमारी चीज़ें हमसे चोरी हो रही है और हम उन पे अभी तक काम नहीं कर चलिए अब इंशाल्लाह बुलान आपको ओनरशिप देगा। अहमद भाई, अहमद लाला, आप पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता हैं और ये तवील सफ़र है, सफ़र का आगाज़ हुआ और आज PTV बुलान पर हज़ारगी प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। हज़ारगी ज़बान में PTV मोहब्बतों का अमीन है, रिवायतों का अमीन है। हज़ारगी पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए पूरे पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का एक पैगाम आपकी जानिब से। असल में नो डाउट मेरा पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ सफ़र 37 साल का, तो जो कि मैंने कोयटा ही से शुरू किया था, क्योंकि हम बहुत सारे कल्चर से वाकिफ़ हैं जब हम उनकी शूटिंग कर रहे होते थे। और जब भी कभी भी कोई कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था तो मैं बड़े तनदही से, बड़े शौक़ से तो उसकी शूटिंग के लिए मैं जाता था। तो आज अल्लाह ने ये मौका दिए कि हमारे अपने कल्चर की है, तो इंशाल्लाह इसमें भी इस मोहब्बतों के पैगाम को इस कल्चर के ज़रिए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद अली अहमद साहब, बहुत शुक्रिया फातिमा, आपकी कीमती वक्त का, हज़ारगी ट्रांसमिशन के हवाले से आप जो है इनकी राय का इजहार जो उन्होंने किया वो सुन रहे थे। हम आज बहुत खुश हैं, पूरे पाकिस्तान में बसने वाली हज़ारा कम्युनिटी के साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये एक फ़ख्र की बात है कि हम हज़ारगी ट्रांसमिशन का कल बाकायदा इफ्तिताह कर चुके हैं और इंशाल्लाह जो अब नए नए जो प्रोग्राम्स होंगे उसके लिए भी हम बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन अब वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, उसके बाद वापस आते हैं। देखते रहिए PTV न्यूज़। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में भी हमने बड़ी अच्छी अच्छी खबरें शेयर की और जब हम खेलों के मैदान का रुख करते हैं तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं पाकिस्तान की यूथ पे, चाहे वो अंडर 13 हो, अंडर 15 हो। हमने फुटबॉल प्लेयर्स के हवाले से भी जिक्र की, वुमेंस क्रिकेट टीम के हवाले से भी जिक्र किया, लेकिन आज हम कुछ ऐसे
बच्चों से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया इंडोर गेम्स में। अच्छा, कुछ टैलेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं ना कि हंसते खेलते ही नाम बना गए और खेलते खेलते ही नाम बना गए। कुछ ऐसे ही 3 भाई हैं जिन्होंने स्क्रैबल की दुनिया में नाम बनाया है और न सिर्फ अपना नाम बनाया बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। अली सलमान है, अफान सलमान है और अहमद सलमान है। ये तीनों भाई हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है आलमी सतह पर और एक मुनफरद रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 140 से ज़्यादा खिलाड़ियों में टॉप 10 में जगह बनाई है इन तीनों भाइयों ने। एक भाई की उम्र है 12 साल, एक की 13 साल और एक की 17 साल है, 15 साल और एक की 17 साल उम्र है। तो ये 3 भाई हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी जनाब, ये तीनों भाई आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि अली सलमान ने थाईलैंड 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4थी पोजीशन हासिल की है, जबकि अफान ने 7वीं पोजीशन हासिल की है और अहमद ने 8वीं पोजीशन हासिल की है। तीनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, अहमद और अफान। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अली, अहमद और अफान, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रूटीन में क्या आपकी जो है प्रैक्टिस टाइमिंग्स होती हैं? कितनी देर आप प्रैक्टिस करते हैं? मिलकर स्क्रैबल की प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, या अकेले अकेले बैठ के जब टाइम मिला होमवर्क से फ्री होकर प्रैक्टिस की? स्क्रैबल एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लाइक अगर आपका टूर्नामेंट करीब नहीं है तो हम लोग मिनिमम एटलीस्ट हमें 2 या 3 घंटे स्क्रैबल को देने पड़ते हैं। उसकी वर्ड स्टडी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक हमें एडवांटेज ये है कि हम तीनों भाई एक ही घर में हैं, तो हम तीनों एक साथ हम लोग खेल के प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो ये हमें बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। अच्छा अहमद, जो कि सबसे छोटा है, उससे जानेंगे क्योंकि छोटे जो होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं और उनके पास सबकी कीज़ भी होती हैं। तो अहमद आप बताएं, आपके अलावा इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा प्लेयर कौन है? मुझे लगता है कि अली भाई ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। अली भाई ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, आपसे भी ज़्यादा अच्छे हैं या फिर सिर्फ अच्छे हैं? नहीं, मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, मुझसे ज़्यादा अच्छे। ये भी होता है ना कि भाइयों में जिसकी ज़्यादा आपस में बॉन्डिंग होती है। मुझे ये बताइएगा कि स्क्रैबल का जो है आपने प्रैक्टिस कब करनी शुरू की? हम अपने अपने फ़ोन्स में, टैब्स में, बच्चों ने आजकल वर्ड गेम्स जो है, वर्ड पज़ल डाउनलोड किया होता है। जब हम वो उसके लेवल्स अचीव करना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा दिल चाहता है कि हम इसको ज़रा बड़े लेवल पे खेलें, ज़रा एडवांस लेवल पे खेलें। तो आपने कब ये गेम खेलना शुरू की, प्रैक्टिस कब से स्टार्ट की और इंटरनेशनली कब जो है आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया? बारी बारी तीनों जवाब दे दें। मैंने जो अपना शुरू किया स्क्रैबल वो ग्रेड 3 से किया। हम लोग असल में जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जाफर पब्लिक स्कूल, वो काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट करता है। सो इंटर स्कूल स्क्रैबल चैम्पियनशिप होती है, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन ये चैम्पियनशिप्स करवाता है। सो यहाँ से हम लोगों ने जाना शुरू किया, तो यहाँ पे काफ़ी मोटिवेशन मिली हमें, अच्छी पोजीशन हमने हासिल की। तो हमने बोला कि आगे हम कंटिन्यू करें इन्हें। फिर हमने पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन आपको कोचेस भी देते हैं, सो हमने मुइज़ुल्लाह बेग को हायर किया जिन्होंने हमें स्क्रैबल के बेसिक्स वगैरह सिखाए, वर्ड स्टडी करने का तरीका बताया। तो फिर हमने वैसे ही वर्ड स्टडी की, मेहनत की थोड़ी, और फाइनली 2020 में मैंने पाकिस्तान टीम में अपना डेब्यू किया था। अच्छा अफान, आप अभी तक नहीं बोले, आप दरमियान में हैं आप, और आपने पोजीशन भी हासिल की। अभी तक सलमान ने, अली ने बता दिया, अहमद ने बता दिया। आप अपने सफ़र के बारे में बताइए। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जो मिडिल चाइल्ड होता है, जो दरमियान वाला भाई होता है, उसके ऊपर तो वैसे ही छोटे की लाड प्यार और बड़े की सख्ती। तो इसको बैलेंस करते हैं स्क्रैबल से या दोनों से सीखते भी हैं?
जी हम तो सब साथ ही खेलते हैं और मैंने तो इन दोनों को देख के ही स्क्रैबल स्टार्ट किया था, क्योंकि पहले तो मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं स्क्रैबल खेलने में। मैंने इन दोनों को देखा कि ये दोनों जीत रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं भी तो जीत सकता हूँ। मैंने इनको देख के स्टार्ट किया और फिर अब यहाँ पर आ गए। ये ठीक है कि अगर ये जीत सकते हैं तो मैं भी जीत सकता हूँ। वैसे ये बहुत अच्छी एक जो है आदत है कि अगर आप लोगों को देखें, इर्द गिर्द देखें, हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए कि अगर ये जीत सकते हैं तो मैं भी जीत सकता हूँ, मुझे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे भी खेलना चाहिए। अगर बात करें हम प्रैक्टिस के हवाले से, तो रिजवान हमारे माइंड में ये चीज़ आती है ना कि कोई एकेडमी ज्वाइन की होगी, कोई कोच होगा। स्क्रैबल आप लोगों को सिखाता कौन है, कौन टेक्निक्स बताता है? क्योंकि इसमें तो बड़ी वर्ड टेक्निक होती है, आपको मेन टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वैसे मैनुअली देखते रहे वर्ड तो उसमें तो बहुत टाइम लगता है। समटाइम्स फ़ौरन मिल जाता है, लेकिन समटाइम्स तो हमें टेक्निक्स ना आती हो तो हम ज़रा स्टक हो जाते हैं इस चीज़ में। तो टेक्निक सिखाने वाला था कौन? टीचर्स ने सिखाई, ऑनलाइन सीखी, सेल्फ टॉट थी, या कोई प्रॉपर कोच था, कोई एकेडमी थी? जी, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन जैसे कि मैंने बताया आपको कोचेस प्रोवाइड करते हैं। सो 2013 के जो पहले जो वर्ल्ड यूथ चैम्पियन थे मुइज़ुल्लाह बेग, हमने उनसे कोचिंग ली। उन्होंने हमें स्क्रैबल के बेसिक्स सिखाए, हमें आगे मतलब हमें पहले टाइलें उठाना सिखाई बेसिकली उन्होंने। सो मेहनत और स्ट्रैटेजीज़, मेहनत करना उन्होंने सिखाई, मेहनत हमने की और स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने सिखाई जो फिर हमने प्रैक्टिस कर करके आगे बिल्ड किए। अहमद, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और स्क्रैबल एक ऐसा गेम है जिसमें पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि बच्चे इस तरफ आएँ ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो, फिर मेहनत भी करते हैं तो रिजल्ट्स पर भी असर पड़ता है। पढ़ाई में आप तीनों में सबसे अच्छा कौन है? सबसे पहले अहमद बताएगा, उसके बाद अहमद ही बाकी दोनों भाइयों को भी बताएगा कि पढ़ाई में सबसे अच्छा कौन है। स्क्रैबल हेल्प करता है आपकी पढ़ाई में? जी, स्क्रैबल हेल्प करता है हमारी पढ़ाई में और हम में से पढ़ाई में सारी अच्छे हैं। अच्छा अफान, ये घर में भी ऐसे ही बात करते हैं अहमद जैसे आज स्टूडियो में बात कर रहे हैं? जी, घर में तो ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडियो में आके बहुत थोड़ा वो हो गए, क्योंकि इनका फ़र्स्ट टाइम है ना, फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसलिए शायद थोड़ा सा घबराए हुए हैं। तो जब स्क्रैबल चैंपियनशिप में गए फर्स्ट टाइम, तो फिर वहाँ पर तो परफॉर्म किया, पोजीशन हासिल की, वहाँ पे नहीं शर्माए, या फिर वहाँ पे कंपटीशन था, या फिर आज कैमरा शाइनेस हो रही है? चले इसको कम करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बताइएगा, मानूर जानना चाह रही थी कि आप लोग आपस में प्रैक्टिस करते हैं, तो इस प्रैक्टिस के ज़रिए कितनी देर प्रैक्टिस करना पड़ती है? पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं, अपना स्कूल कैसे मैनेज करते हैं? आपकी और एक्टिविटीज़ भी होंगी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर सिर्फ डिवाइड किया है, कोई टाइम टेबल बनाया है? किस तरह से फॉलो अप करते हैं सारे प्रोसेस को? जी, स्क्रैबल के आने से ज़ाहिर है रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है, बिकॉज़ हर चीज़ को एक साथ मैनेज करना है, बिकॉज़ हमें पढ़ाई को साथ साथ लेके चलना है। बिल्कुल स्क्रैबल के पढ़ाई में बिल्कुल लैप्स नहीं आना चाहिए, एंड प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं। सो एक हमने टाइम टेबल बना लिया है कि पढ़ाई को इतना टाइम देना है, स्क्रैबल को इतना टाइम देना है, और फिर जो टाइम बच जाए उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़। सो अच्छा ये बताइएगा कि तीनों भाई अब आजकल किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं? इवेंट की बेसिस पे तैयारी करते हैं या रैंडमली प्रैक्टिस करते रहते हैं और फिर आप लोग अप्लाई करते हैं? प्रैक्टिस तो पूरे साल की होती है। फिर अब जैसे नेक्स्ट ईयर हमारे 2 मेगा इवेंट्स आ रहे हैं। एक एशियन यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप जो इंडिया में खेली जाएगी इन जून, और एक वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप जो लेटर दिस ईयर खेली जाएगी। सो
मेहनत हम अभी से शुरू कर दी है, हमने मोटिवेशन मिल गई है कि बस ये इंशाल्लाह चैम्पियनशिप्स टाइटल टारगेट करनी है और फिर इंशाल्लाह। अच्छा अफान, आपके सामने एक ट्रॉफ़ी रखी है, ये ट्रॉफ़ी तो हमारे नाजरीन को भी दिखाएं और थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये किसने हासिल की है ट्रॉफ़ी और इसके ऊपर क्या मेंशन है? जी, ये ट्रॉफ़ी मैंने हासिल की है और ये अंडर 16 रनर अप की ट्रॉफ़ी है, जिसमें मैं अंडर 16 कैटेगरी में सेकंड आया हूँ। एज कैटेगरी होती है तो वो उसकी ट्रॉफ़ी मिली है। तो बाकी दोनों को कौन कौन सी ट्रॉफ़ी मिली है? पोजीशन होल्डर तो वो भी हैं, 8वीं पोजीशन को ट्रॉफ़ी तो शायद नहीं मिली होगी, लेकिन बाकी जो इनामात हैं, ट्रॉफ़ीज़ मैटर करती हैं, लाते हैं, खुश होते हैं, फिर बढ़ता है, हौसला बढ़ता है कि हम भी ट्रॉफ़ी लाएंगे। तो अहमद ने कौन सी ट्रॉफ़ी प्लान की है? और इसके साथ साथ अफान को तो ट्रॉफ़ी मिल गई है। अहमद, कौन सी ट्रॉफ़ी हासिल करनी है? 3rd पोजीशन वाली, 4th वाली, 1st वाली या 2nd वाली? टारगेट क्या है? इंशाल्लाह बस फर्स्ट पोजीशन वाली ट्रॉफी की टारगेट है और बस वही जीतनी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि प्रैक्टिस तो चलती है, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, आपने भी बताया कि रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और पूरे साल की प्रैक्टिस चल रही होती है। पेरेंट्स का क्या फीडबैक होता है? क्या पेरेंट्स ने कहा था कि स्क्रैबल की प्रैक्टिस करो, या वो कहते थे वर्ड गेम्स खेलो, या पढ़ाई से रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड गेम खेलनी है, या आप लोगों का खुद इंटरेस्ट इसमें जो है वो होना शुरू हो गया? असल सपोर्ट हमें पेरेंट्स से ही मिला है। पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अभी भी जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स की मदद से। ये शुरू मुझे मेरे फादर ने करवाया था, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था इस गेम से। सो आहिस्ता आहिस्ता शौक बिल्ड हुआ और फिर पेरेंट्स के सपोर्ट से हम आगे बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अपने फ्रेंड्स को जो देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, जो आपके साथ स्क्रैबल भी खेलते हैं, या जिनको आप चाहते हैं कि जैसे हमारा दिल चाहता है ना मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ ये गेम खेले, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? तीनों बारी बारी अपने अपने फ्रेंड्स को एक पैगाम दे दें। जी, पता है जैसे स्क्रैबल बहुत ज़्यादा आपके लिए आपकी वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट लाता है, आपके मैथ स्किल्स बहुत अच्छे करता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर देता है, माइंड शार्पनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो यही है कि स्क्रैबल आपको ओवरऑल बहुत इम्प्रूव कर देता है। अफान और अहमद, दो भाइयों का पैगाम रहता है अभी। जी, स्क्रैबल हमें हेल्प करता है, एकेडमिकली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो खेलना चाहिए। अच्छी एक्टिविटी है। अगर आपको टाइम पास करना है, लेजर टाइम है आपके पास, तो आप खेलें, बहुत अच्छा गेम है। प्रोफेशनली ना खेलें, लेकिन अगर वैसे टाइम पास करने के लिए खेलना है तो आप खेलें। सही हो गया। थैंक यू सो मच अहमद, अली और अफान, आपके कीमती वक्त का। और हमें भी बड़ा मज़ा आया कि बच्चे जो है आजकल बड़े डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और डिफरेंट गेम्स में ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो इंडोर गेम्स हों चाहे वो आउटडोर गेम्स हों। और कुछ गेम्स रिजवान होती भी ऐसी हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पे आता है। जैसे स्क्रैबल ऐसी गेम है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, आप में जो फॉरेन डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी होती है, आप फॉरेन से डिसीजन ले सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ें जो हम ये सोच रहा था कि कौन सी गेम है जिसका अच्छा असर नहीं पड़ता। बिल्कुल, लेकिन शायद कुछ होंगी चीजें कुछ जो ऐसी होती गेम्स भी। हैं, नहीं, कुछ ऐसी गेम्स, कुछ की फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा अच्छे असरात होते हैं और कुछ के मेंटल हेल्थ पर ज्यादा अच्छे चलिए, असरात विश यू गुड होते लक तीनों भाइयों के लिए, तीनों स्क्रैबल प्लेयर्स के लिए, तीनों तालिब इल्मों के लिए कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तालीम के मैदान में भी, स्क्रैबल की दुनिया में भी, और पाकिस्तान के लिए मजीद ट्रॉफीज, मजीद टाइटल्स हासिल करें। और वैसे एक टाइटल हमें सर्दियां भी देती हैं, और वो टाइटल होता है
ड्राइनेस का, खुश्की का। बिल्कुल, और वो खुश्की हमारी स्किन पर भी हो जाती है, हमारे बालों में भी हो जाती है। खुश्की क्यों होती है? समटाइम्स खुश्की के साथ साथ जब हम इचिंग कर रहे होते हैं तो जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे जख्म बनते हैं। फिर कभी कभी तो सर्दियों में हमारी स्किन भी उतरना शुरू हो जाती है। अपेरेंटली स्किन खुश्क है, लेकिन समटाइम्स लगता है कि पिंपल्स है, तो ये ऑयलनेस की वजह से हो सकती है। अब ये खुश्की होती क्या है? क्या सर की खुश्की वाकई ही ड्राइनेस होती है या ये ऑयली स्कैल्प की वजह से होती है? और अगर खुश्की हो जाती है तो इसके बाद हमने करना अच्छा, क्या ये है? बीमारी भी हो सकती है, सिर्फ मौसम की तब्दीली की वजह से होती है या ये बाकायदा कोई ना कोई सी डिजीज़ है एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से ये खुदा न खासा बाकी जिस्म पे फैल सकती है? तो इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर शायना शाहिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। सबसे पहले तो ये खुश्की बताइए कि सिर्फ मौसम की ही एक देन है या फिर ये खुदा न खासा कोई बीमारी भी है? बेसिकली जैसे आपने बात की ना कि खुश्की बिल्कुल विंटर्स में हो जाती है, होता ये कि हमारी स्किन में से ना मॉइस्चर का कंटेंट, जो आम ज़बान में हम बात करें ना, तो मॉइस्चर का कंटेंट डिक्रीज़ हो जाता है। उसकी कुछ वजूहात होती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि हमारी स्किन के अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स हैं ना, वो समझें कि एज़ कम्पेयर टू समर्स वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। एक तो ये कि पसीना कम आ रहा है, पसीना भी एक हमारा प्रोटेक्टिव सी एक फ़ीचर है ना स्किन का, तो वो कम हो जाएगा, प्लस ऑयल्स कम हो जाएंगे तो हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाएगी। तो ऑयली स्किन वालों की भी स्किन तकरीबन ना कॉम्बिनेशन में आ जाती है। उसमें यही खुश्की होता होना कोई है। डिजीज़ नहीं है? खुश्की जो है वो तब डिज़ीज़ बनती है जब इसको थोड़ा सा अगर हम एक्जीमाज या उनकी तरफ ले जाएं ना, वो फिर डिज़ीज़ वाली चीज़ें आती हैं। वरना आम तो देखिए नॉर्मल खुश्की तो हो जाती है सही। जिसको आप जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अक्सर औकात हम अपने चेहरे पे जो ऑयल होते हैं उससे बहुत तंग होते हैं और हम क्या करते हैं कि फेस पाउडर लगाते हैं या बार बार फेस वॉश करते हैं, उससे भी हमारा फेस ड्राई होता है तो हमें अच्छा लग रहा होता है। क्या ये सही है? अगर हम मुंह धोने के हवाले से बात करें, दिन में कितनी दफ़ा मुंह धोना चाहिए? पता है डिपेंड करता है कि आपके ना ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन है या ड्राई है। अब ड्राई स्किन वाले तो फेस सुबह अगर एक दफ़ा वॉश कर लें उनको बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑयली स्किन भी मैं कहूँगी कि आप 2 दफ़ा से ज़्यादा वॉश ना करें फेस को, क्योंकि आपका जो है ना एसेंशियल ऑयल्स आपको ज़रूरत है थोड़ा बहुत। जो ऑयली स्किन वाले हैं ना वो बहुत खुश होते हैं विंटर्स में, क्योंकि उनकी जो स्किन है ना वो थोड़ा सा उनका ऑयल ग्लैंड कम हो जाता है, ऑयल प्रोडक्शन जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, तो उनको इतनी ऐसा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो भी ड्राई स्किन वाले हैं उनको एडिशनल मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें उनको बैलेंस पीएच वाले जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो यूज़ करें ना। सिंपल घर के भी यूज़ कर सकते हैं या वेज़लिन पेट्रोलियम जेली वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। फेस के लिए स्पेसिफिक आते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों का ये एक कॉन्सेप्ट है, ख्याल है कि शायद जो हम खाना खाते हैं, जो हम बेवरेजेस इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें वो हमारी स्किन पर आती है। अगर ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो पिंपल्स आ जाएंगे, स्किन ऑयली हो जाएगी। अगर दूध ज़्यादा पियेंगे तो ये हो जाएगा, चाय पियेंगे तो खुश्की हो जाएगी, कॉफ़ी पियेंगे तो खुश्की हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कितने हद तक दुरुस्त हैं? इनके असरात स्किन पर होते हैं? बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये होता है कि बेसिकली खाना जो है ना वो ऐसा, अगर ये एक बड़ी बड़ी न्यूज़ है कि जो हमारे थेरेटिकली है ना, हम खाने का कोई लिंक एक्नी से या ऑयल प्रोडक्शन से नहीं है। बेसिकली वो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। हार्मोन्स करते हैं एक्ट आपके ऑयल ग्लैंड्स पे, तो वो फिर एक्ट करते हैं। अब जैसे कुछ हैं जो हार्मोनल जैसे फूड्स हैं, जैसे आप समझिए लाल लोबिया है, पालक है, वो आपके हार्मोन्स को बहुत स्टेबलाइज करता है। तो एक्नी वाले पेशेंट्स को मैं कहती हूँ कि आप ना ज़्यादा लाल लोबिया या जो ईस्ट्रोजन वाली चीज़ें हैं ना वो खाएं, जिसमें आपका ये पालक हो गया, आयरन वाले जो चीज़ें उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन जो ड्राइनेस है ना, ड्राइनेस में ये होता है कि बेसिकली जो एक्सेसिव आप हाथ मुंह धोते जाएंगे ना, जैसे कोरोना के ज़माने में हुआ था, तो बहुत ज़्यादा एक्जीमाज और वो जिनको नहीं भी हो रहा था ना उनको भी हो गया था। तो मेन जो मसला विंटर्स में होता है ना वो ड्राई स्किन वालों को होता है। ऑयली स्किन वाले इतना मसला नहीं करते, वो बड़े खुश रहते हैं। लेकिन ड्राई स्किन में ये होता है कि वो जो ड्राइनेस है ना वो एक्जीमाज की भी शक्ल ले लेती है। तो उसको जो है ना, जैसे दाने, जैसे आपने दिखाया कि दाने बन जाएंगे या खारिश शुरू हो जाएगी, तो उसको किसी हद तक तो आप घर में प्रिवेंट कर सकते हैं ना। जैसे आप पहले देख लीजिए किस वजह से हो रहा है। कभी कभार ये होता है कि ड्राइनेस से ज़्यादा ना आपको परफ्यूम, पाउडर या रिस्ट वॉचेस उनसे हो रहा होता है और हम सर्दियों को ज़िम्मेदार कह देते हैं ना। तो उसमें ये होगा कि दाने हो जाएंगे, जब आप खारिश करेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। ये बहुत टिपिकल सा ना एक्जीमा का एक निशान, जो चंबल जिसे हम कहते हैं। अच्छा, बेसिकली ये भी एक्जिमा का होता है, क्योंकि अक्सर औकात जहाँ पे मैंने ब्रेसलेट पहना होता है या जहाँ पे मैंने रिस्ट वॉच पहनी होती है वो जगह रैश हो जाती है। एग्जैक्टली वो ये होता है कि आपकी स्किन है सेंसिटिव टू मेटल है। जो भी आप मेटल वाली चीज़ यूज़ करेंगे, इसमें निकल होगा, आयरन होगा, तो वो आपको ना एक्जीमा कर देगा। एक्जीमा या इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो सिर्फ उसी वक्त और उसी जगह पे करेगा। एक्जीमा ज़रा वाइडर टर्म है
कि वो आपको कहीं पर भी हो सकती है। इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, समटाइम्स खवातीन ये कहती हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी उनको एक्जिमा हो गया, और बहुत सी खवातीन को ये कहते सुना भी गया है, बिकॉज मिथ्स भी बहुत ज्यादा स्किन से रिलेटेड या हमारी मेडिकल साइंस से रिलेटेड, कहती हैं इट्स नॉर्मल, इन मिड 30s हो जाता है खवातीन को, क्या ये दुरुस्त है? प्रेगनेंसी के साथ जो आप कह रही हैं ना, प्रेगनेंसी के तो बेसिकली हार्मोन्स होते हैं ना, वो तकरीबन अराउंड मिड ट्राइमेस्टर, मतलब अराउंड 5वें या 6ठे महीने में शुरू होता है, और वो प्रेगनेंसी के या तो 40 दिन में ख़त्म हो जाएगा या वो 1 साल तक चलता है। तो वो 1 साल में ये होता है कि आपने उसको बस ना कुछ मिक्सचर्स होते हैं वो इस्तेमाल करके उसको मध्यम रखना है और ख़ारिश नहीं करनी। जहाँ आप ख़ारिश ज़्यादा करेंगे ना, वहाँ स्किन को आदत हो जाएगी कि वो खुरचें और बार बार दाने बने। तो जो भी इस तरह के मसले वाले लोग हैं उनको मैं एक जो चीज़ कहती हूँ कि आप ऐसे ऐसे ख़ारिश करने की बजाय ना ऐसे ऐसे ख़ारिश कर लें, ताकि स्किन आदी ना हो, रब जोर से ना करें, वरना इच स्क्रैच साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, कॉन्फिडेंस का कितना गहरा ताल्लुक है? आपने कहा कि जो ऑयली स्किन वाले हैं वो सर्दियों में खुश होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किन का साफ होना, सेहतमंद होना स्किन का, कॉन्फिडेंस में कितना बूस्ट आता है, ना सिर्फ खवातीन में बल्कि मर्द हजरात के लिए भी? पता है, ये तो एक नेचुरल सी बात है ना। बेसिकली स्किन तो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन है, और फेस हम सबसे पहले और 24 आवर्स हम कैरी करके फिरते हैं। तो अगर दाने होंगे या रैश निकले होंगे तो डेफिनेटली आप, वैसे तो कॉन्फिडेंस तो बंदे के अंदर से ही होता है, वो उस पर भी, स्कार्स पे भी लोग बड़ा कॉन्फिडेंट फिर रहे होते हैं। लेकिन ये कि जहाँ तक अगर आपको इसमें आपकी लैग बिहाइंड कर रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है जी एक्नी से या स्कार से मेरी डे टू डे एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, तो ज़रूर उसको कंसल्ट कर लेना आप, स्किन स्पेशलिस्ट को या किसी को भी ना। लेकिन मेजरली इसका ताल्लुक आपके अंदर हार्मोन से, आपका इलाज होगा तो ये ठीक होगा। ये जैसे सर दर्द है, नॉर्मल बीमारी है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है जो हमें देख भी रहे हैं इस प्लेटफॉर्म की तवस्सुत से, ये कहना कि इट्स कम्प्लीटली ओके। अगर आपके चेहरे पे निशान है, आपके कोई भी ऑर्गन बॉडी का डैमेज है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। ये भी आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ती होगी पेशेंट की, जब पास आते होंगे आपको बताते होंगे कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है। अगर आपको स्कार्स पड़ रहे हैं या एक्नी हो रही है ना, पहले तो आप एक्नी को ट्रीट कर लें ताकि स्कार्स की तरफ ना जाएं। लेकिन जो अक्सर खवातीन आती हैं ना कि हमारा रंग गोरा कर दें या ये इस तरह की चीज़ों में, फिर मैं सबको, आधे पेशेंट्स को तो हम लोग वापस ही भेजते हैं ना कि आप कॉन्फिडेंट रहें अपने बारे में, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंसान को शक्ल और सूरत में पैदा की है, लेकिन डिजीज़ को ट्रीट करें। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि खवातीन चूँकि मेकअप भी है और दूसरा अपनी स्किन का ख्याल भी ज़्यादा रखें, वैसे सेंसिटिव होती हैं खवातीन। मर्द हजरात इस तरफ तवज्जो नहीं देते अनलेस कि कोई बहुत बड़ी स्किन की खुदा ना खास्ता बीमारी शुरू हो जाए। मर्द हजरात को मुंह धोने के अलावा और क्या प्रोटेक्शंस करनी चाहिए जो कि नहीं की जाती दिन भर? अच्छा, बेसिकली अब तो मर्द हजरात भी बहुत हमारे पास तो आते हैं, ये बहुत कॉन्शियस भी होते हैं, इक्वली अब हो गया है। लेकिन उसमें ये होता है कि आप एक तो अपना, आपका जो है ना फेस वॉश मैं नहीं कहूँगी, आप बेशक कोई सोप भी जो आपको सूट करता है वो अच्छा लें, माइल्ड सोप लें सर्दियों में, मेडिकेटेड साबुन ना लें। मेडिकेटेड साबुन जो है ना वो आपको एक्जिमास की तरफ लेके जाती है, तो माइल्ड सोप यूज़ करें, सोप सब्सटीट्यूट यूज़ करें ड्राई स्किन वाले और सेंसिटिव स्किन वाले, और साथ सन ब्लॉक यूज़ कर लें। ये आपकी प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो फिर मॉइस्चराइजर्स जो है ना, जो क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है वो इस्तेमाल कर लें। वही ऑयली स्किन वाले सीरम बेस्ड यूज़ कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल पूरे सोशल मीडिया पे हम डे केयर रूटीन, नाइट केयर रूटीन देख रहे होते हैं। 5-6 सीरम्स रात को लगाए, 5 से सुबह लगाए, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जो खवातीन घर पे हैं उनके लिए भी, जो खवातीन जॉब करी हैं उनके लिए भी। क्या ऐसी चीज़ है जो कि हर मर्द को, हर खातून को रूटीन में करनी चाहिए फॉर हेल्दी स्किन? नॉट क्लियर या उसके हवाले से बात करें, सिर्फ एक हेल्दी स्किन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हेल्दी स्किन, और उसके लिए आपको बस 2 चीज़ों की ज़रूरत है कि आपका एक स्किन पीएच के लिहाज से आपका फेस वॉश या आपका सोप हो और एक सन ब्लॉक हो। बाकी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत सिर्फ जो है ना ड्राई स्किन वालों को है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। लोग बहुत एक्सपेंसिव सीरम यूज़ करेंगे लेकिन सन ब्लॉक यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल है जी कि ये आप जो है ना सीरम और इनसे निकलें, आप सन ब्लॉक कर लें यूज़, उसमें सब कुछ हो जाता है। कितने SPF का होना चाहिए? SPF 30 से ऊपर होना चाहिए आपका। और जो SPF 100 होता है ये
वाकई होता है हाँ, SPF 100? SPF 100 तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि अगर आप अप्लाई करने का तरीका ठीक है ना सन ब्लॉक का, तो फिर आपको बेशक SPF 30 हो 100 हो, सब आपको बेसिकली आपने 15 मिनट पहले लगाना होता है। जब आप बाहर धूप में जा रहे हैं तो 15 मिनट पहले आपने सन ब्लॉक लगा लेना है, और इसका असर अराउंड 3 आवर्स रहता है। 3 आवर्स बाद आपने री अप्लाई करना होता है। तो ये एक मॉइस्चराइज़र भी हो जाएगा आपका, सब कुछ ही हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि सन ब्लॉक हमें सिर्फ गर्मियों में लगाना है, या फिर जब तपिश ज़्यादा होगी, या फिर अगर हमें ट्रैवल करना है कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर हवा का दबाव थोड़ा मुख्तलिफ होगा और सर्दी एकदम ज़्यादा हो जाएगी और तपिश अगर सूरज आएगा तो वो भी एकदम से होगा, स्किन बर्न भी हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ वहाँ पे हमें सन ब्लॉक लगाना है, अदरवाइज सन ब्लॉक की जरूरत नहीं। सन ब्लॉक देखिए वैसे तो आपको धूप से ही बचाता है। धूप अगर आपकी फ़र्ज़ करें क्लाउडी वेदर है, उसमें भी स्किन टैन के साथ बहुत लोग आते हैं। प्लस ये जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको चूल्हे के सामने भी लगाना है, क्योंकि चूल्हे से जो आपकी हीट आ रही है वो भी स्किन को डैमेज करती है। तो आप जब भी कुकिंग कर रहे हैं तो चूल्हे के सामने जाने से 15 मिनट पहले आप सन ब्लॉक ऐसा लगा लें जो स्किन को सूट करता हो ना, तो बहुत अच्छा है। सही। अच्छा, जिस तरह हम खुश्की के हवाले से बात करते हैं, जरा बालों की खुश्की पे बात करते हैं। अपेरेंटली खुश्की है, बिल्कुल स्कैल्प ऑयली है। हाँ, किसी से पूछते हैं तो जो बड़े हैं वो कहते हैं ऑयलिंग कर लो, डिफरेंट ऑयल्स लगा रहे हैं, जा ही नहीं रही खुश्की, करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये कि आपने सर पे ऑयल नहीं लगाना। ये एक टेक होम मैसेज बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बाल खुश्की का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्कैल्प ऑयली है, सॉरी आपकी स्कैल्प ड्राई है। आपकी स्कैल्प ऑयली है क्योंकि इसमें भी आपके ऑयल क्लेंस है, प्लस फंगस होती है। एक ख़ास किस्म की फंगस होती है जो आपके ऑयल प्रोडक्शन को ना स्कैल्प में इंक्रीज़ कर देती है। तो उसके ऊपर जब आप ऑयल की एक लेयर और बना देते हैं ना, तो वो समझें कि आपने उसके लिए एक अच्छा सा एक कमरा तैयार कर दिया कि और ज़्यादा बढ़ जाओ ना। तो आपने ऑयलिंग नहीं करनी। आपने ख़ास किस्म की शैम्पूज़ आती हैं जो उस खुश्की को कम करने वाला जो फंगस है ना उसको कम करती है, वो आपने यूज़ करना है। प्लस कुछ लोशंस आते हैं जो स्कैल्प के जो सेल्स हैं ना उनके टर्नओवर को रोकता है, तो वो वाला आपने रात को अप्लाई करना है और आहिस्ता आहिस्ता विदिन 3 वीक्स आपकी ये खुश्की ख़त्म हो जाएगी। और बाकी ये कि आप बस ऑयलिंग ना करें, क्योंकि ऑयलिंग से आप और उस चीज़ को बिगाड़ रहे हैं। और हेयर वॉश और कॉम्स आपकी जो है ना, जो आपकी कंघी वगैरह है, ब्रशेज़ हैं, उनको ज़रूर धो लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ ज़रूरी है जी, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपने कंघियों को, जो ब्रशेस हैं उनको नहीं धोते, जिसकी वजह से फंगस भी आपके बालों में फंगस होती है। डॉक्टर साहब, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट के स्किन केयर के हवाले से अगर खुदा न खासा किसी को प्रॉब्लम शुरू होता है तो सबसे पहले स्किन कंसल्टेंट के पास जाने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले एक यही वहम होता है कि ये इलाज बहुत लंबा चलेगा और ये बहुत महंगा इलाज होगा। तवज्जो नहीं दी जाती, फिर वो खुदा न खासा स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर मजीद वक्त चाहिए होता है। कितनी बड़ी नेग्लिजेंस होती है ये वाली? बेसिकली मैं आपको यही कहूँगी कि एक तो ये कि आप चले घर में कर लें, लेकिन टोटके भी एक ख़ास हद तक यूज़ करें। ख़ास तौर पे हकीमी जो हमारे पास मरीज़ आते हैं ना, जो चीज़ को बहुत बिगाड़ चुके होते हैं, उसको फिर ट्रीट करना मुश्किल होता है। जो विंटर्स की दवा है ना, जो मोटी मोटी इसमें एक्जीमाज हैं, चिलब्लेन्स हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इन सारों को ना आप घर में एक तो वेज़लीन रखें, बगैर खुशबू वाली या वेज़लीन रखें। अगर आपको लग रहा है जी मेरे दाने निकल रहे हैं या ख़ारिश शुरू होगी, तो पहले आप उस पर लगा लें। अगर आपको लगता है वो नहीं ठीक हो रहा उससे, तो फिर बेस्ट ये है कि आप डॉक्टर जो स्किन स्पेशलिस्ट है ना उसको विज़िट कर लें। वो आप देखिए, आप डॉक्टर्स जो है ना, अब ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी भी इलाके में हो आप डॉक्टर को रुजू कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को ईजी ना लें, क्योंकि अगर चीज़ पूरे बॉडी पे फैल गई ना, ये एक्जिमास एक से दूसरे को लगते नहीं हैं लेकिन पूरी बॉडी पे फैल सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि उसको ट्रीट कर लेना लाजमी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहना शाहिद, आप स्टूडियोज़ में आए और बहुत कीमती गुफ्तगू की आपने। अपनी स्किन का ख्याल रखें, जैसे हम कहते हैं ना कि अपना ख्याल रखें आप, तो उसमें स्किन भी शामिल होती है, तो उसका भी ख्याल रखें। सिर्फ खाना पीना अपना ख्याल रखना नहीं होता, सोना अपना ख्याल नहीं होता। जी हमने अच्छी नींद ले ली है, हमने एक्सरसाइज करी तो ये हमारा ख्याल हो गया। स्किन का ख्याल रखना, अपने बालों का ख्याल रखना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, जिस तरह हम अपना ख्याल रखने के हवाले से बात करते हैं, तो रिजवान अक्सर औकात, जैसे अभी रिजवान ने भी कहा कि हम मर्द क्या केयर अपनी करें, लेकिन गुड टू नो कि मर्द हजरात भी अब इक्वली उतना ही डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, स्किन का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। आपके बालों की सफाई, आपकी स्किन की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये सफाई के लिए होते हैं, इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो आजकल गर्दो गुबार है, इसकी वजह से हमारी स्किन अफेक्ट होती है, इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो अगर भी कोई आपके इर्द गिर्द जा रहा हो, अपनी स्किन का ख्याल रख रहा हो, तो बजाय उसको कहने के कि तुम इतने कॉन्शियस हो, आपने भी ख्याल रखना है। और जब हम ख्याल रखने की एक गलती हो जाती है, एक गलती करते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी एक को स्किन की कोई एक
मसला है, कोई बीमारी है, खुदा न खास्ता खुशी का शिकार है, तो उसको अगर डॉक्टर ने कोई इलाज बता दिया तो वो सबके लिए वो दवाई नहीं है, वो सबके लिए वो इलाज नहीं है। तो एक दवाई जो घर में किसी एक को मिल गई है, सारे वो इस्तेमाल मत कीजिए। और ये इससे बहुत जरूरी है नुकसान हो कि सकता अगर है। किसी को एक्नी है, कोई स्कार्स है, तो आपको पॉइंट आउट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज हर इंसान अपने आप को देखते हैं और उसको ऑलरेडी फील होता है। जब आप उसे पूछते हैं ये क्या हो गया, तो वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। तो कॉन्शियस नहीं करना, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें सब खुशी से रहे। और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे दरमियान एक ऐसी खातून मौजूद है जो कि माउंटेनियर है। बेसिकली अगर हम माउंटेनियर के हवाले से बात करते हैं, कोपहमा, खवातीन कोपहमा, और फिर जो बर्फबारी, ऐसे जो सख्त मौसम में बर्फबारी में आप कोहपेमाई करें, क्या ये हम एक एक्साइटमेंट तो होती है, एडवेंचर तो है, लेकिन मुश्किलात भी हैं। इसके साथ साथ बर्फानी झील सर करना, ये भी एक लेक, जी, इसको भी सर करना समथिंग वेरी डिफरेंट। और ऐसी खातून आज हमारे दरमियान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, अस्मा बशीर। उनसे जानेंगे कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या मोटिवेशन थी। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू द शो। और अस्मा आप वकील भी हैं? बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट में बतौर वकील अपनी खिदमत सर अंजाम देती हूँ। ठीक है, तो ये कोपहमाई का शौक कब से, क्यों? असल में मैं पैदा बड़ी बाहर हुई हूँ। मैं सेकंड ईयर बाहर किया LLB के लिए, मैं पाकिस्तान आई। जब मैंने ये पाकिस्तान देखा, मैं 8 साल बाद पाकिस्तान आई थी, तो मैं अमेज़ थी पाकिस्तान की खूबसूरती देख के। फिर मैंने अपनी गाड़ी पे बहुत ट्रैवल किया, फिर और शौक़ आया कि अब और देखा जाए। फिर मैंने कहा अब ऐसी जगह जाना है जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती। फिर मैंने उन जगहों को एक्सप्लोर किया, तो फिर मुझे एक्सप्लोर करते करते पता चला कि पाकिस्तान तो भरा पड़ा है खूबसूरती से। और फिर वहीं से मुझे शौक़ हुआ कि अब पहाड़ों के नीचे से मैंने देख लिया, सरसब्ज़ा देख लिया, अब ऊपर जाके भी देखना है कि क्या है। तो अस्मा, कोई मोटिवेशन थी? क्योंकि हम बात करते हैं सर करने के हवाले से, तो इट इज़ वेरी टफ मौसम, फिर अकेले जाना, ये भी डर होता है, फिर साथ में इस चीज़ का खतरा कि अगर स्टक हो गए, खुराक और चीज़ें अगर कम पड़ गई, तो क्या मोटिवेशन थी? गाइडलाइन किसने दी आपको? गाइडलाइन शौक़ जब होता है ना आपका, जहाँ चाहत होती है, जहाँ दिल होता है, वो आपके कदम वहाँ चले जाते हैं। गाइडलाइन फिर आपको साथ साथ जो आपके कंपनी जिसके साथ आप जाते हैं वो लोग आपको देते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं। बेसिकली जो हमसे जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि हमारी विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो फिर हम वहाँ तक चले जाते हैं। इसके अलावा जो मेरी मोटिवेशन थी वो ये थी कि ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं तो हम ख़ुद को चैलेंज करते हैं, हम सेल्फ डिस्कवरी करते हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि अल्लाह ताला ने सफ़र में और भूख में इल्म को छुपाया हुआ है। तो यहाँ तो ऐसा सफ़र है कि इसमें सफ़र ही सफ़र है, इंग्लिश वाला भी, उर्दू वाला भी। और फिर सफ़र वसीला ज़फ़र, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर अगर आपका काफ़िला आगे चला जाता है, अक्सर आप थक जाते हो, आप बीमार हो जाते हो, आप पीछे रह जाते हो, तो फिर भूखे प्यासे भी रह जाते हो। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगी कि माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बेसिकली ट्रैकर हूँ। माउंटेनियर ये होते हैं कि जो जैसे K2 सर कर जाना, माउंट एवरेस्ट सर कर जाना। मैंने जो किया है ये बेसिकली स्नो लेक है। ये स्नो लेक कोई लेक नहीं है, बेसिकली ये 16 किलोमीटर का वाइड एक बेसन है। ये इट लुक्स लाइक अ लेक बट इट्स नॉट लाइक अ लेक है। ये हमने सर किया, इसके बाद मैंने किया हिस्पर पास किया। अब जो स्नो लेक है इसके इर्द गिर्द 14 पासेस हैं और मैंने जो किया है वो हिस्पर पास है। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो गांव वालों ने मुझे ये बताया कि आप पहली पाकिस्तानी खातून हैं जिन्होंने हिस्पर को क्रॉस किया। इससे पहले 2-3 साल हो गए, काफ़ी टीम्स ने अटेम्प्ट किया लेकिन कुछ डेथ हो गई थी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है और कई दफ़ा अमवात वाक़े हो जाती हैं। और स्नो लेक क्या अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद बताऊं तो स्नो लेक अपनी नोयत में इसलिए मुश्किल है, मैंने 2022 में K2 बेस कैम्प किया था, तो फिर मुझे वहाँ से मज़ीद मोटिवेशन आई। जब मैंने अच्छा थोड़ा सा साथ में ये बताती चलूँ, मेरी सेहत के लिहाज से आप मुझे देख रहे होंगे मैं अच्छी खासी खाती पीती हूँ। तो एक हम लोगों की मिथ है कि मोटे लोग जो है वो पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल गलत मोटी नहीं है, आप बिल्कुल मोटी नहीं, यू आर हेल्दी। लेकिन ये बताएं कि कितने अरसे में आपने सर किया, और साथ में जैसे आपने कहा कि
काफिला आगे बढ़ जाए तो फिर आपको भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है। सामान क्या लेके जाते हैं? साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, या अगर सामान हो खाने पीने का तो वो मेनली होता क्या है? अच्छा, हम लोगों ने जो स्नो लेक किया था ये 16 डेज़ का हमारा ट्रिप बना था, लेकिन हमने इसको 12 दिनों में किया। उसकी वजह ये थी कि हमने कोशिश की कि हम जितना ज़्यादा सफ़र कर सकें जल्दी जा पहुंच सकें, क्योंकि वहाँ पे वेदर का कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर में धूप मिलेगी, थोड़ी देर में बर्फ़ स्टार्ट हो जाएगी। अगर जहाँ पे बर्फ़ स्टार्ट होगी, जहाँ वेदर ख़राब हुआ, आपको अपना एक्सपेडिशन ख़त्म करके वापस आना पड़ता है। तो हमने ज़्यादा किलोमीटर्स वहाँ तय किए और हमने 12 दिनों में इसको कम्प्लीट किया। 1 अगस्त को हम चले और 14 अगस्त को हम वापस इस्लामाबाद में थे, तो वो हमने यहाँ आके सेलिब्रेट किया। जो खाने पीने के हवाले से है वो ये होता है कि हम यहाँ से कंपनी को हायर करके जाते हैं। वहाँ कंपनी के अपने पोर्टर्स होते हैं जो वहाँ के मकामी लोग होते हैं, क्योंकि वो वहाँ के लिहाज से उस एल्टीट्यूड से वहाँ से आदी होते हैं, तो वो 40-40, 25-25, 35-35 किलो उठा के जाते हैं। हम लोग ख़ुद तकरीबन 10 से 15 केजीज़ हम ख़ुद उठाते हैं। जो पर्सनल लगेज होता है, खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरी अशिया जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं। टेंट वगैरह जो होते हैं या मैट्रेस और चीज़ें खाने पीने की, वो इतने बड़े बड़े से ड्रम्स होते हैं, वो उसमें वो लेके जाते हैं। अब स्नो लेक पे जो शुरू के 2-3 दिन थे वो हमारे साथ म्यूल्स गए। उससे आगे क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होता है, म्यूल्स भी वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वहाँ फिर जो वहाँ के लोकल पोर्टर्स होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। उसमें कुक स्टाफ होता है, उनका पोर्टर होते हैं। खुदा न खासा किसी को इमरजेंसी हो गई, डॉक्टर होते हैं। बहुत इमरजेंसी हो गई, जैसे एक साथी को ब्लड वॉमिट स्टार्ट हो गई थी क्योंकि हाई एल्टीट्यूड था, उसको हाइट सिकनेस हो गई थी, फिर हेली रेस्क्यू होता है। तो अस्मा, आप चूँकि आपने कहा कि पहली पाकिस्तानी खातून है और आपको भी वहाँ जाके मालूम हुआ कि पहली पाकिस्तानी खातून है ये जो हिप्सर लेक को, हिस्पर पास को जिन्होंने सर किया है। इस ग्रुप में भी तो आप अकेली खातून ही थी? इसमें भी मैं अकेली थी। ये कितना मुश्किल काम था, फिर इतना तवील सफ़र करना, और एक तो चैलेंजेस हैं जो नज़र आ रहे हैं, एक चैलेंजेस हैं जो नज़र नहीं आ रहे, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में होते हैं या परसेप्शन में होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर बर्फ़बारी शुरू होगी, खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसान, ये वो खौफ होते हैं, इनको कैसे कम किया, इन पर कैसे काबू पाया? अच्छा, मैं समझती हूँ कि जब तक आप खौफ को बिल्कुल फ्रंट से फेस नहीं करते, आपका खौफ कभी भी नहीं जाता। जो स्नो लेक है वो इसलिए उसको टफ़ कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे क्रेविसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपने पाँव रखा, आप बर्फ़ के अंदर, कितने 100 गज़ वो अंदर है आप कुछ नहीं जानते। मेरे साथ ये हो चुका। मैं जब हम लोग स्नो लेक पहुँच गए और हिस्पर की तरफ ऊपर, क्योंकि हिस्पर बिल्कुल हमारा टॉप था, फिर हिस्पर से हमने नीचे हुंजा उतरना था, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने एक जगह पाँव रखा तो मेरा पाँव अंदर गया। जब मैंने यूँ देखा तो बस सिर्फ अंधेरा था। ये पाँव जो है वो इस पे थोड़ा हाफ अंदर गया बर्फ़ में और ये बिल्कुल ही अंदर गया। उसमें तरीक़ेकार ये होता है, आप फ़ौरन से अपने हाथ, दोनों हाथों को खोल के यूँ अपने आप को बचा लेते हो। अच्छा, दूसरा ये होता है कि रोप अप होते हैं। जितने हम मेंबर से, हम टोटल 7 मेंबर थे, 2 गाइड आगे थे, 2 पीछे, हम सब रोप अप होते हैं। तो कोई खुदा न खास्ता गिर जाए तो उसको फिर रस्सी की मदद से ऊपर खींच लेते हैं। तो वो जब मैं गिरी और फिर जब मैं निकली तो वो मेरा खौफ निकल गया। जो मुश्किलात दिखती नहीं है, माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा है 6 साल का, मेरी बेटी है 2.5 साल की, उनको छोड़ के यहाँ जाना और फिर एक बीइंग अ विमेन आपको माशरे को फेस करना, अपने इवन मेरे इन लॉज को, इवन मेरे अम्मी अबू को, तो वो उनको भी वो भी एक बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन सपोर्ट घर में किसने सबसे ज्यादा किया? मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि आज उसकी बर्थडे भी है और मैं उसको हैप्पी बर्थडे कहती हूँ। अल्लाह उसको सलामत रखे और बहुत खुश रखे। तो नाम लेके करें ना, हैप्पी बर्थडे हाँ, करके। हैप्पी बर्थडे फरहान, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और आप ऐसी ही मुझे हमेशा माउंटेन्स पे जाने के लिए और तरक्कियों के लिए सपोर्ट करते रहे और अल्लाह आपको बहुत दे। आप यकीन करें, जब आपके घर में आपके हस्बैंड, भाई, आपके यानी मर्द, फीमेल भी ज़रूरी है लेकिन घर का मर्द भी, कोई भी हो, वो आपका वालिद हो सकता है, भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, जब वो आपके साथ होता है तो आप, मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, लेकिन जब मेरे साथ मैं समझती हूँ कि मेरा हस्बैंड होता है, फिर मैं मजीद, जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं एक और एक 11 हो जाता है। एग्जैक्टली, मैं अकेली थी, वहाँ सब मर्द थे और मैं सिर्फ एक खातून थी। बाकी वहाँ जो हम 6 ग्रुप थे, 5 जो थे वो फॉरेनर्स के थे, एक पाकिस्तानी ग्रुप था, उसमें मैं सिर्फ एक फीमेल थी। लेकिन मुझे कोई खौफ, कोई ख़तरा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा सपोर्ट सिस्टम है मेरे पीछे और मेरे बच्चे थे यहाँ पे, उनको फिर मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा उनकी टेक केयर की, मेरी बहन ने की, हस्बैंड ने सपोर्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2022 लोग तो इसको बहाना बना लेते हैं कि हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, हम कैसे जाएंगे।
3 दिन का सिर्फ आपका एक टूर हो जिसमें आपने नॉर्दर्न एरियाज में सिर्फ घूमने फिरने जाना हो, तो उसमें भी एक्सक्यूजेज आ जाते हैं कि नहीं हम नहीं जा सकते, कि हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, या फिर घर में हैं, तो उनकी टेक केयर करनी है। उनके लिए कितना बड़ा मैसेज है ये कि आप बहाने ना बनाएं, काम करें। मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी है, आप बस चिल करके, कुछ लोग शायद समझते भी हैं कि इसको घूमने फिरने का शौक है तो ये बच्चे छोड़ के चली जाती है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। कि वाकई घूमने फिरने का शौक है, हाँ, बच्चों का मतलब ये तो नहीं हाँ, कि शौक exactly, पूरे करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हो सकता है मुझे वाकई घूमने फिरने का इतना शौक हो कि मैं पूरा साल अपने घर को बहुत अच्छी तवज्जो देती हूँ, लेकिन उसमें 20 दिन में चाहती हूँ कि वो मेरे हों, सिर्फ मेरे हों, जरूरी है। जहाँ ना बच्चा, ना बाप भाई शौहर, कुछ भी नहीं, जहाँ अस्मा सिर्फ अस्मा होती है, और ऐसा ही होता है। और मी टाइम बहुत जरूरी है। Exactly. बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, आपको क्या लगता है कि ये बहुत एक हेल्दी एक्टिविटी है खवातीन को? अक्सर औकात जब हम जॉब्स करते हैं या शादियां हो जाती हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि बीइंग अ मदर भी हमारा ये कोशिश होती है कि बच्चों का ज़्यादा ख्याल रख लें, घर वालों का ज़्यादा ख्याल रख लें। कितना ज़रूरी है अपना ख्याल रखना? 100% ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि अगर माँ की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, जब ही वो माशरे में एक प्रोडक्टिव इंसान बन सकती है। अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, वो डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस में है, वो ये सोच के जी रही है कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो फिर वो अपना इनपुट नहीं दे सकती बेहतर, और ना ही वो फिर एक बेहतर माशरा बना सकती है। अच्छा आसमा, अब हम देखते हैं कि शोबे के साथ वाबस्ता कर दी जाती है बहुत सारी चीज़ें। वकील हैं तो हो सकता है थोड़ी सख्त भी हों, टीचर हैं तो हो सकता है थोड़ी सख्त भी हों, डॉक्टर हैं तो नरम मिजाज होंगी, ये चीज़ें वाबस्ता की जाती है मर्द हजरात के साथ भी, खवातीन के साथ ऐसा ही भी। है। वकील होते हुए ये ट्रैकिंग करना या पहाड़ों को एक्सप्लोर करना, मुख्तलिफ इलाकों को एक्सप्लोर करना कितना हेल्प आउट करता है वकालत को, और वकालत कितना हेल्प आउट करती है आपको इस सफ़र में? अच्छा, वकालत में भी ऐसा होता है कि वकालत टोटली प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। डेली आपके नए केसेस आते हैं, आप उसके नए नए सोल्यूशन ढूंढते हैं। हम लोग जब इधर स्नो लेक पे भी गए थे, चूँकि ये एक कमर्शियल एरिया नहीं है जो हिस्पर है, यहाँ पूरे साल में इस साल सिर्फ 6 ग्रुप गए थे। यहाँ पे हम कितनी बार अपना रास्ता भटक गए थे, फिर कितनी बार इतने ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनका कभी हमने सोचा ही नहीं होता। मैं ट्रैकर हूँ, माउंटेनियर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमें रोप्स लगा के हमें क्लाइंब करनी पड़ गई, क्योंकि रास्ते जो थे वो ख़राब हो गए थे। पूरी दुनिया में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पाकिस्तान में ग्लेशियर बढ़ रहे हैं, तो जो हिस्पर ग्लेशियर है वो बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से जो रास्ते हैं, वो जो पिछले साल रास्ता था वो इस साल वो रास्ता नहीं है, या हो सकता है जो एक हफ्ते पहले जो रास्ता था वो इस साल नहीं है। तो वहाँ भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कर रहे होते हैं। फिर वहाँ हम पूरी टीम को साथ लेके चल रहे होते हैं। हर एक बंदे का अपना मिजाज होता है, हर एक बंदे का अपना पेस होता है, कोई बहुत तेज़ है, कोई बहुत स्लो है, कोई दरमियाना है। उन सब को साथ लेके चलना, उन सब के साथ कोप अप करना, सबके मूड को, मिजाज को लेके चलना बहुत ज़्यादा लर्निंग और अनलर्निंग होती है। तो वो चीज़ मुझे वकालत में भी हेल्प करती है, और वकालत फिर मुझे यहाँ अच्छा, जैसे आपने कहा ना अनलर्निंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। आपको देख के बहुत सी खवातीन को, बहुत से मर्द हजरात को मोटिवेशन मिली होगी, स्टार्ट करना चाहते होंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है? वॉक पहले ट्रेल्स पे जाना है, छोटे छोटे ट्रैक्स पे जाना है, कहाँ से स्टार्ट करें? आपने कहाँ से स्टार्ट किया? पहला जो स्टेप होता है ऐसे इंसान के लिए जो सिर्फ वॉक करते हैं, उसको क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले तो पक्का इरादा बना के उसके बाद फिर अगर वो इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में तो हम इतने लकी हैं कि हमारे पास ट्रेल है, ट्रेल 3, 4, 5, 6 बहुत सारे ट्रेल्स हैं। ट्रेल पे जाएं, वहाँ पे अपना स्टेमिना आप चेक करें। पहले दिन, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, हफ्ता में भी लोगों को लगे कि हम नहीं कर सकते, लेकिन आप जब रेगुलर बेसिस पे उसको करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग दोनों चीज़ों में फ़िज़िकल हेल्थ शायद 40% है, 60% आपकी विलिंगनेस है, आपकी विल पावर है, मेंटल हेल्थ की है। बहुत शुक्रिया आसमा मशीर बंगश, आप स्टूडियोज़ में नहीं, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आने वाले दिनों में आप मज़ीद समिट्स करें और मज़ीद इसी तरह के पाकिस्तान के लिए वो कारनामे सर अंजाम दें, और बाकी ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात के लिए मशले राह बने। बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में हमारे साथ रहीं। थैंक यू। और मानूर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बिल्कुल जनाब, ख़त्म हो गया है, और जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें। अपनी मेज़बान मानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
है।